जैसे यानी कि आज लेके आया इलेक्शन 2027 के अंदर आप सभी लोगों के लिए इस समरी सीरीज के अंदर केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट लेक्चर 2026 के रीनीट में उन्होंने ये क्वेश्चन यूज कर ली थी। हो सकता है 27 में ये क्वेश्चन यूज कर ले। दो तरह के रिएक्शन हमारे पास आते हैं। एक आता है जिसको बोलते हैं वन स्टेप रिएक्शन, एक आता है जिसको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो अगर कोई स्टेट फंक्शंस है उसको वेरी वो नहीं करता। n शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों सर? कोई भी रिएक्टेंट से, ये अगर आपका रिएक्टेंट है और हमें प्रोडक्ट तक जाना होता है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता, पहले आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ये होती है, इसको बोला जाता था ट्रांजिशन स्टेट। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल व्यस्त लोग के? जैसे यानी कि आज लेके आया इलेक्शन 2027 के अंदर आप सभी लोगों के लिए इस समरी सीरीज के अंदर केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट लेक्चर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड फाइनली वी आर गोइंग टू बिगिन विद द काइनेटिक्स डिस्कशन। आप लोगों ने होपफुली इससे पहले ये सारे लेक्चर्स लगा लिए होंगे, जैसे कि 12 सीरीज के अंदर हम लोगों ने सॉल्यूशंस कर लिया है, हम लोगों ने इलेक्ट्रो कर लिया है। अब हमारा फाइनल टॉपिक बचा है जो है काइनेटिक्स। यार काइनेटिक्स की जब जहां तक बात रही ना, ये काफी मतलब एक होता है ना आर या पार वाला चैप्टर है। इट इज ऑल अबाउट अप्रोच। आप लोगों ने इससे पहले जितने चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं बोलूंगा मैं, इसमें बस मैं ये बोलूंगा कि थोड़े टॉपिक्स हैं पर जो हैं बड़े धमाकेदार है। यस, इसका बड़े कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल। अगर आप पैटर्न देखोगे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अब वही बार बार पूछे जा रहे हैं। बट हाँ, उन क्वेश्चंस को करने का तरीका बहुत मैटर करेगा। इसमें ऑर्डर का डिस्कशन होगा, इसमें रेट्स का डिस्कशन होगा, इसमें बहुत फेमस इक्वेशन आती है आर्हेनियस इक्वेशन, उसका डिस्कशन होगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है बट यस बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। तो इनको हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कस। रिलेटिवली अगर आप सॉल्यूशन से या इलेक्ट्रो से कंपेयर करेंगे तो ये चैप्टर थोड़ा सा उससे, थोड़ा नहीं मतलब आधा ही है उसका, छोटा ही चैप्टर है ये। बट यस इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको हम लोग गो थ्रू करेंगे। इसका पैटर्न क्योंकि बहुत छोटा है तो मैंने इसका पैटर्न थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन करा आज का लेक्चर। तो आज हम क्या करेंगे, एक बार पूरी थ्योरी इसकी कंसाइज वे में पढ़ लेंगे एक बार सारी की सारी, फिर एक साथ इसके क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक्स इसके अंदर है नहीं। तो सारे टॉपिक्स को एक बार समरी वे में मैं आपको एक बार सारे गो थ्रू करवा दूंगा, सबको रिवाइज करा दूंगा, फिर एक साथ इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत बड़ा लेक्चर ये वाला होगा नहीं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इसकी। इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट जो आएगा मैं बता देता हूं, वो है रेट के ऊपर। तो हम इसको पॉइंटर्स में डिस्कस करेंगे सीक्वेंस वाइज, जिस सीक्वेंस से ये चलता है। सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है रेट। अगर आप बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। पहले तो रेट होता क्या है, हम लोग अगर सिंपल भाषा में बात करें, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब चलता है, ठीक है, यहां पे पहले मैं डिस्कस कर देता हूं। कोई भी रिएक्शन अगर आप वैसे इन जनरल बात करें तो रेट क्या होता है? रेट बेसिकली आपकी, अगर मैं फिजिक्स के टर्म से बात करूं, फिजिक्स में आप लोगों ने सीखा होगा रेट जैसे स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, तो स्पीड कैसे मेजर करते हैं? सर हम ये देख लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, तो वो डिवाइडेड बाय दैट टाइम, ऐसे रेट निकालते हो। ये तो हो गया भाई फिजिक्स वाला रेट। पर अगर मैं केमिस्ट्री वाले रेट की बात करूं तो केमिस्ट्री में तो कोई गाड़ी चला नहीं रहे है, केमिस्ट्री में तो भैया आपके रिएक्शंस हो रहे हैं। तो केमिस्ट्री में जब रेट निकाला जाता है तो वो यही होता है कि मान लो अगर ए से आपने बी बनाया, इसको मैं रिएक्टेंट बोलता हूं, इसको मैं प्रोडक्ट बोलता हूं। तो रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है विद टाइम, जैसे जैसे टाइम आप बढ़ाते रहोगे, टाइम इंक्रीज करने पे अपने को पता है जो रिएक्टेंट होगा धीरे धीरे उसकी अमाउंट कुछ ना कुछ कम होगी, रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है। धीरे धीरे जो प्रोडक्ट होता है इसकी अमाउंट क्या होती है, प्रोडक्ट की अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज होती है। पर अगर आप ओवरऑल देखोगे दोनों में ही चेंज आ रहा है, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों के दोनों आपके चेंज करते हैं। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, इसका जो भी चेंज आएगा, चेंज इनके अंदर, चेंज इनके चेंज का मतलब वही विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ही लेके चलेंगे, कंसेंट्रेशन लेके चलेंगे। चेंज इन कंसेंट्रेशन जो इसकी होती है, ये चेंज पर यूनिट टाइम, जो भी टाइम इसको लग रहा है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिफाइन एज द रेट। तो अगर हम लोग रेट की बात करते हैं, रेट क्या है, कितना कंसेंट्रेशन में चेंज आ रहा है। वो रिएक्टेंट के टर्म्स में भी डिफाइन हो सकता है, वो प्रोडक्ट के टर्म्स में भी डिफाइन हो सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट भी चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट भी चेंज कर रहा है। यस, रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन कर लेंगे। पर मोटे मोटे लेवल पे दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट। वही चीज यहां लिखी है, व्हाट इज रेट? इट इज अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज ऑकरिंग
पर यूनिट टाइम। पहला पॉइंट आई थिंक समझ आ गया है। हम काइनेटिक्स में जो रिएक्शन लेंगे वो यूनिडायरेक्शनल लेंगे, मतलब रिएक्टेंट से हम लोग प्रोडक्ट का ही डिस्कशन करेंगे। इसलिए मैंने, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने सिंगल हेडेड एरो इसके अंदर बनाया है। अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड इन, अब जो मैंने चीज ऑलरेडी बताई, हम इसको डिक्रीज के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि जो रिएक्टेंट आपका होगा उसकी अमाउंट धीरे धीरे कम होती है, प्रोडक्ट की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती है। तो आप रेट को दोनों तरीके से निकाल सकते हो, रिएक्टेंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। पॉइंट ये आ जाता है कि अगर मुझे रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालना है तो कैसे इंपैक्ट आएगा, क्या चेंज होगा, अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालना है तो कैसे इंपैक्ट होगा। ये समझते हुए कि रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है, प्रोडक्ट की बढ़ती है, इसको समझने के लिए मैं काम करता हूं। हम लोगों को ना दो आइडिया लेना चाहिए कि यहाँ पे जब रेट निकाला जाता है, स्पीड मतलब वही रेट ही है। अगर मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, या एवरेज रेट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूँ तो मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास लेट से एक रिएक्टेंट है, मैं रिएक्टेंट को आर से डिनोट कर देता हूं कि मेरे पास एक कोई रिएक्टेंट आर है। लेट से मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उसको मैं किसी पी से डिनोट कर देता हूं। तो रिएक्शन कैसे चलेगा, अगर आप आर से जाएंगे तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा कि रिएक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। हम जानते हैं कि रिएक्टेंट की अमाउंट धीरे धीरे कम होगी, प्रोडक्ट की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अगर मुझे डिफाइन करना है रेट, तो मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हो, पहले प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालते हैं, वो आसान होता है। विद रिस्पेक्ट टू अगर आप प्रोडक्ट डिफाइन करते हो, इधर मैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डिफाइन करता हूं। प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो देखो यार, कहानी बड़ी सिंपल है। रिएक्टेंट कुछ होगा यहाँ पे, लेट से एट टाइम टी इक्वल टू 0 रिएक्टेंट की इनिशियल कुछ अमाउंट है, आर नॉट ले लेता हूं। प्रोडक्ट इनिशियली कुछ होता नहीं है, पर चलो फिर मैं पी नॉट बोल देता हूं, वैसे 0 होता है। आफ्टर सम टाइम टी इसके कुछ आर एफ अमाउंट है, इसकी कुछ पी एफ अमाउंट, ऐसे ले लेते हैं। इनिशियल एंड फाइनल, 0 वाले टाइम पे 0 ले ली एंड किसी टी पे कुछ फाइनल अमाउंट ले ली। या फिर आप R1 R2 करके भी कर सकते हो, ये ज्यादा आपको सिंपल लगेगा, ऐसे कंफ्यूजन होगी अगर तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं R1 R2 कर लेता हूं, इसको मैं P1 P2 कर लेता हूं। अपने को एक चीज पता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है रिएक्टेंट की अमाउंट नेगेटिव होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट आपका शुरू में ज्यादा होता है, बाद में कम होता है। तो और प्रोडक्ट क्यों है, प्रोडक्ट की आपकी अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती है। तो यहां से क्या होगा, यहां से यहां अमाउंट इंक्रीज करती है, यहां से यहां अमाउंट डिक्रीज करती है। तो अगर मुझे चेंज डिफाइन करना है, चेंज कैसे होगा, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट अगर मैं डिफाइन करूंगा तो इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज होगा मेरे पास। चेंज ये हो गया डिवाइडेड बाय द जो भी टाइम लग रहा है, टी माइनस 0, मैं इसको डेल्टा टी लिख देता हूं। ये हो गया आपका रेट विद रिस्पेक्ट टू, आपने प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हम रेट ऐसे डिफाइन कर देते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है सर, चेंज देखा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट के टर्म्स में आसान होता है, रीजन बीइंग प्रोडक्ट के टर्म्स में आपका जो रेट आता है वो आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट की अमाउंट इनिशियल से ज्यादा होगी, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये रेट जब आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एवरीथिंग इज गुड, बढ़िया मस्त है। प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है जब यही रेट को मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में डिफाइन करूं। अब इसमें क्या दिक्कत है, R2 माइनस R1 करोगे ना, चेंज तो यही आएगा, चेंज इज R2 माइनस R1, ये चेंज आ रहा है। तो यहां पे मैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की बात करता हूं। अब रिएक्टेंट के टर्म्स में प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप चेंज निकालोगे R2 माइनस R1, दिस इज द नेगेटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव है अपॉन जो भी टाइम आपको लग रहा है। अब ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट धीरे धीरे कम होती है, फाइनल ये R2 की अमाउंट R1 से कम होगी, तो ये नेगेटिव आएगा। इसको सेट करने के लिए हमें इसके आगे क्या करना पड़ता है, एक नेगेटिव लगाना पड़ता है। तो जब भी आप रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट निकालते हो, उसके आगे एक नेगेटिव लगता है। तो ये जो आपने रेट डिफाइन करा, दिस रेट इज विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट के टर्म्स में अपन ऐसे रेट को डिफाइन कर देंगे। यस, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ये होता है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ये होता है। रेट आप दोनों के टर्म्स में निकाल सकते हो, बस प्रोडक्ट के टर्म्स में प्लस रहता है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आपको एक नेगेटिव लगाना पड़ता है, ताकि ओवरऑल उसे आप पॉजिटिव कर सको। अब ये हो गया अगर आपको बड़े लेवल पे चलना है, एवरेज के लेवल पे। अगर आपको इंस्टेंटेनियस के लेवल पे चलना है, फिजिक्स में जिस तरह से होता था, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड होती थी ना, तो उसमें एवरेज में रेट डेल्टा टी ज्यादा होता था, अगर डेल्टा टी की जगह डी टी लगते तो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो यहां पे अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो मैं लिखूंगा माइनस डी आर डिवाइडेड बाई टी टी। डी आर मतलब चेंज इन रिएक्टेंट,
या फिर मैं इसको लिख सकता हूं प्लस dp डिवाइडेड बाय dt, क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में नॉर्मल प्लस में रहता है, रिएक्टेड में आपका नॉर्मल नेगेटिव रहता है। तो इस तरीके से अपन इसके रेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये दो टाइप के रेट होते हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं। प्रोडक्ट में प्लस रहता है, रिएक्टेड में नेगेटिव रहता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, ये हमारे पास रेट होता है, कोई भी रिएक्शन आएगा हम इस तरीके से लिख सकते हैं। डन। एक चीज और, ये जो रेट्स निकलते हैं ये आपके यूनिक के रिस्पेक्ट में निकलते हैं। मतलब कि आपको ये, अगर मैं कोई एक रिएक्शन लिखता हूं, लेट्स टेक एन रिएक्शन, ये आ गया मेरे पास a 2a प्लस 3b, ऐसे ले लेता हूं, गिव मी 4c प्लस 5d, या 5 ले लेते हैं, 5d, ये रिएक्शन है मेरे पास। अगर मुझे रेट डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, ये रेट मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, ए के टर्म्स में अगर मैं डिफाइन करना है तो सर ये आप लिखोगे माइनस डी ए बाई डी टी, तो ये ए के टर्म्स में रेट आ गया। बी के टर्म्स में डिफाइन करते तो माइनस डी बी बाई डी टी डिफाइन होता। सी के टर्म्स में करते तो प्लस डी सी बाई डी टी डिफाइन होता। ऐसे डी के टर्म्स में करते प्लस डी बी डी डी बाई डी टी डिफाइन होता। ये रेट्स होते हैं। अब ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होते हैं इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ये होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट के टर्म्स में, ये प्रोडक्ट के टर्म्स में, पर ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो रेट्स निकल के आए, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, दिस इज अपीयरेंस ऑफ सी, दिस इज अपीयरेंस ऑफ डी, पर ये रेट आपस में बराबर नहीं होते हैं। हमें क्या करना है, हमें ना ये रेट्स को यहां से इक्वेट करना। अगर मुझे इन सबको इक्वेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके मोल्स के हिसाब से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं 2 मोल्स पे इतना रेट आ रहा है तो 1 के हिसाब से कितना आएगा, 1 के हिसाब से उसको डिवाइड कर दो। तो ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये रेट जो मेरा होगा पर मोल पे, ऐसे ही ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 इंटू माइनस डीबी बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही किसके बराबर हो जाएगा, प्लस ये 1/4 इंटू प्लस डीसी बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। ऐसे ये बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस डी डी बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। ये रेट्स जो होते हैं ये आपस में बराबर आते हैं। इन सबको, ये जो एक यूनिफॉर्म रेट आ रहा है पूरी इस रिएक्शन का, इनको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो रेट निकलते हैं दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पूरे रिएक्शन का एक यूनिफॉर्म रेट निकल के आ रहा है। ये जो निकलते हैं ये इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के रेट हैं, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के रेट हैं। इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स है डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, ये विद रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, पर ये होता है ओवरऑल रेट। तो इसको जो हम लोग बोलेंगे ये ओवरऑल रेट हो सकता है। तो इसमें से आपको कुछ भी दे रखा हो, जनरली होता क्या है, इनमें से कोई एक क्वांटिटी आपको देगा, उसके हिसाब से हम बाकी रेट्स को डिफाइन कर देते हैं। जनरल क्वेश्चंस इसके ऊपर ऐसे आते हैं, बाकी हम लोग इक्वेट करेंगे तो अपने को ये पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। यस, तो एक तो ये हो गया जो इसके अंदर रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स मोटे मोटे लेवल पे पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक हमें पढ़ना है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे 0th ऑर्डर के रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर वाले, nth ऑर्डर वाले, ये सब हम लोग देखेंगे ओवरऑल। इसी में हाफ लाइफ वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आता है टेम्परेचर, नेचर एंड कैटालिस्ट। इन तीनों को हम लोग स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, जिसको बोला जाता है प्यार से अर्हेनियस इक्वेशन। तो इनको पढ़ेंगे विद हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड अर्हेनियस इक्वेशन। तो दिस इज अर्हेनियस इक्वेशन, जो हमें इसके बारे में पूरे का पूरा डिस्कशन करके बताएगी। एक इक्वेशन से ये सारे सेट हो जाएंगे, पर कंसेंट्रेशन को देखने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, रेट का तो वैसे मैंने तुम्हें डिस्कशन करके बता ही दिया, फिर भी मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन अपन ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन दे रखा है, तो इसके अंदर आप रेट्स को कैसे डिफाइन करोगे, ओवरऑल रेट निकालेंगे इंडिविजुअल उसके हिसाब से। तो ट्राई करते हैं एक बार इसके अंदर निकालने का। यस, लेट्स सॉल्व दिस। फिर वही वाली बात, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट आ रहा है। ये आ जाएगा 1/3 क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस डी बी बाई डी टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1, या तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्लस डीसी बाई डी टी, ये आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू प्लस डी डी बाई डी टी। ये डिफाइन हो गए आपके इनके। ये जो हम लोग निकाल के आ रहे हैं ये कौन से रेट है, ये आपके आ जाएंगे ओवरऑल रेट बोल सकते हो, या रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, जो पर मोल में डिफाइन होता है। बार बार बोल रहा हूं, दिस इज डिफाइंड पर मोल। पर मोल में जो डिफाइंड होगा वो आपका ये रेट होता है। पहली चीज जो अपने दिमाग में रखनी है।
अब इंडिविजुअली अगर वो बोलेगा तो जैसे बोल देगा -d/dt, ये वाले जो रेट आते हैं, ये जो इंडिविजुअल आते हैं, इंडिविजुअल रेट्स, ये वाले जो रेट्स आते हैं इंडिविजुअल वाले, इन इंडिविजुअल रेट्स को हम लोग, ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, इनको क्या बोलेंगे? ये है डिसअपियरिंग, डिसअपियरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, जो कि रिएक्टेंट किस हिसाब से डिसअपियर कर रहा है। वेयर एज अगर आप इन रेट्स की बात करते हो, ये वाले रेट्स की, ये रेट्स कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट किस रेट में अपीयर कर रहा है, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो इनको आपस में इक्वेट करते हैं, होता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम अकॉर्डिंगली ये वाले रेट निकाल लेंगे। यस, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब क्या होता है, दो तरह के रिएक्शन हमारे पास आते हैं। एक आता है जिसको बोलते हैं वन स्टेप रिएक्शन, एक आता है जिसको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। यार वन स्टेप एंड मल्टी स्टेप का ना बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या है। वन स्टेप रिएक्शन, नाम, वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये एक स्टेप में हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू हैपन इन वन स्टेप, जैसे ए से बी में हो गया। वेयर एज मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या होगा, लेट्स से ए से बी बनाना, तो पहले ए से सी बनता है, सी से डी बनता है, डी से फिर मान लो बी बनता है, तो ओवरऑल ऐड करोगे तो ए से बी ही बनाएंगे हम लोग, बट मल्टीपल स्टेप्स में बनता है। तो अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है उसे वन स्टेप बोलेंगे, मल्टीपल स्टेप में हो रहा है उसे मल्टी स्टेप बोलेंगे। एक चीज ये हो गई, जो भी वन स्टेप रिएक्शन होते हैं ये एक ही स्टेप में होंगे, ओनली वन सिंगल स्टेप। ठीक है, हैपेंस इन वन सिंगल स्टेप, तो ये आ जाएगा हैपेंस इन वन सिंगल स्टेप, इन वन सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होता है। वेयर एज जो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है हैपेंस इन मेनी स्टेप्स, हैपेंस इन मोर देन वन स्टेप, इन मोर देन वन स्टेप, देन वन स्टेप। तो एक से ज्यादा स्टेप में ये रिएक्शन होगा, पहली चीज। दूसरा, जो भी वन स्टेप रिएक्शन होता है ना, इसको किताबों में अलग अलग नाम देते हैं, इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोला जा सकता है, इसको एलिमेंट लिख ही देता हूं, इसको हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं, नाम से पता लग रहा है। दूसरा हम लोग इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन ऑल्सो, या फिर कुछ किताबों में आप इसका नाम एलिमेंट्री स्टेप के नाम से देखोगे, एलिमेंट्री स्टेप, ये भी नाम इसको दिया जाता है। मल्टी स्टेप रिएक्शन अगर आपका हो गया, कुछ जगह तो सिंपल मल्टी स्टेप या मोर देन वन स्टेप, या फिर इसको कुछ जगह पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स स्टेप्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी लिखा होगा, समझ जाना आपको वो मल्टीपल स्टेप्स में बोल रहा है। अब ये डिस्टिंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अपने जो रिएक्शंस चलते हैं ये इन्हीं दो रूप में दिखेंगे। अब अगर सिंगल स्टेप पे तो अलग चीज होती है, मल्टीपल स्टेप पे तो अलग चीज होती है, तो वो हम लोग अकॉर्डिंगली बना लेंगे। एक बात दिमाग में रखते हुए कि जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे सिंगल स्टेप रिएक्शन का। अगर आप इसको देखोगे ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दिस इज सिंगल स्टेप, इसको देखोगे सिंगल स्टेप, इसको देखोगे सिंगल स्टेप, लेकिन इसको क्या बोलोगे, दिस इज मल्टीपल स्टेप। तो ये हम लोग दिमाग में रखते हैं कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत सारे सिंगल स्टेप रिएक्शंस या वन स्टेप रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक ऐसी चीज है जो आगे भी काम भी आएगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब आता है समथिंग कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, अगर मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगी। लेट्स से मेरे पास ये इक्वेशन है 2a से मान लीजिए मुझे मिल रहा है 3b, ये इक्वेशन है। अब इस अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इसके रेट को रेट से तो लिंक कर पाए हैं कि एक का ए का रेट बी के रेट से कैसे लिंक होता है, वो हमने रेट इक्वेशन वगैरह पहले वाली देख ली थी। लेकिन इसके रेट को, डिसअपीयरेंस ऑफ ए का रेट हो गया या अपीयरेंस ऑफ बी का रेट हो गया, इस रेट को मैं अभी तक कंसंट्रेशन से लिंक नहीं कर पा रहा हूं। तो एक इक्वेशन जो मेरे रेट को कंसंट्रेशन के साथ लिंक कर दे, वो क्या करती है, वो रेट लॉ का काम होता है। तो अगर मैं इसका रेट, उसको रेट लॉ या रेट इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर मुझे इसकी रेट लॉ लिखना है, आप रेट लॉ बोल सकते हो, या इसको आप रेट इक्वेशन बोल सकते हो। ये अगर आपको लिखनी है, अब ये कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए अपन लिखेंगे रेट जो इसका होगा, रेट जो मुझे निकालना है, द रेट। अब ये रेट को जो कंसंट्रेशन से लिंक कर दे इक्वेशन, उसको बोलेंगे रेट लॉ या रेट इक्वेशन। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इसकी जो इक्वेशन निकल के आती है वो आती है, लेट्स से के आ गया रेट कांस्टेंट, ए की पावर मान लेता हूं कुछ 1 आ जाती है, बी की पावर मान लेते हैं कुछ 2 आ जाती है। आपको कैसे पता ये क्वेश्चन कहां से आई? ये जो इक्वेशन आती है ना, मैं पहले ही बता देता हूं, ये आती है आपके ओनली बाय एक्सपेरिमेंट्स। इसमें हमें बाहर से कोई सपना नहीं आना है,
कोई परी नहीं आके बताएगी आपके कान में ये इक्वेशन है, कोई नहीं बताएगा, ना चैट जीपीटी बताएगा, ना तुम्हें जेमिनी बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तुम्हें दिमाग में सिर्फ एक चीज रखनी है, वो ये है कि जो आपकी इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंट करके आएंगी। जेमिनी कल को ये जरूर बता देगा कि एक्सपेरिमेंट अगर आपने करा है तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से वो ये डेटा आपको बता देगा, लेकिन आपको उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल चीजें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इसकी कंसेंट्रेशंस के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं, वो काम हमारा बिल्कुल हो जाता है। दैट इज समथिंग जो किया जा सकता है। तो पॉइंट ये है सर, ये एक चीज बताओ, यहां कंसेंट्रेशन ये 2 आ रहा था स्टोइकियोमेट्री, यहां 3 आ रहा था, या 1 और 2 आ गए, ये कैसे पता लगे? नहीं पता लगते यार, सारा गेम एक्सपेरिमेंट्स का। ये 1 और 2 क्या है? अगर आप 1 की बात करोगे, जैसे जो a की पावर 1 है, तो सर a की पावर 1 आ गई, तो ये 1 आया ना, 1 को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर। ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू a, ये आ गया। सर 2 किसके रिस्पेक्ट में आए? 2 को क्या लिखूंगा? 2 को लिखूंगा ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में? इसको लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू बी। ये जो पावर होती है वो उनके ऑर्डर कहलाया जाता है। कहां से पता लगता है? एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। अगला के क्या है? के को बोलूंगा मैं रेट कांस्टेंट। ये मेरे रेट की कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट होगा जो कि इक्वेशन टू इक्वेशन डिपेंड करेगा। ठीक है, पॉइंट ये है कि सर ये जो वैल्यू आ रही है, हमको कैसे पता लगेगी? ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपेरिमेंट से पता लगेगी। आपको इसके लिए जेमिनी भी हेल्प नहीं कर पाएगा, कसम से। आई ट्राइड इट, ट्रस्ट मी। तो वही लिखा है, द एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स द रिलेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन रिएक्शन इज कॉल्ड द रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। इट इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल, इट हैज नो रिलेशनशिप विद द स्टोइकियोमेट्री। यस, बाकी जगह जेमिनी बहुत हेल्प करती है, यहां थोड़ी दिक्कत है इसको। तो क्या करें फिर? यहां पे बताते हैं फिर क्या करना है। ये मोटा मोटा आइडिया लग गया, क्या चीज आपको पता है और क्या चीजें आप निकाल सकते हो। दैट इज समथिंग जो हम लोग इसको यहां से इक्वेट करते हैं। पहली चीज, अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करूं, सर ये रेट कांस्टेंट है, के क्या है? रेट कांस्टेंट। अगर मैं रेट कांस्टेंट की बात करूं तो मुझे क्या क्या चीजें पता है और क्या क्या चीजें मुझे इसके अंदर और पता होना चाहिए। पहली बात, रेट कांस्टेंट है, इवन दो कांस्टेंट है, पर ये किस पे डिपेंड, किसी चीज पे डिपेंड करता होगा? ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, दूसरा आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आर्हेनियस इक्वेशन में इसका इंपैक्ट आता है। दैट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर। नेचर में तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्शन पहली चीज। दूसरा ये डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसका थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। एंड टेम्परेचर, इन दो बातों पे पहले तो ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो रेट कांस्टेंट आता है सर, ऑब्वियस ही बात है, हम रेट को कंसंट्रेशन से लिंक कर रहे हैं, इसके रेट को इससे लिंक कर रहे हैं। कंसंट्रेशन के यूनिट्स तो सर उसकी पावर पे डिपेंड करेंगे, रेट का तो चलो यूनिट फिक्स होता है, पर ये रेट कांस्टेंट का यूनिट तो वेरिएबल आएगा। अब ये यूनिट जो निकल के आता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्डर के। अब कल को ये 1+2 कर देते हैं, अगर हम 1+2 करके 3 आता है, इसको बोला जाता है ओवरऑल ऑर्डर। तो दिस इज ओवरऑल ऑर्डर। कुछ भी पूछ सकता है इसमें, पॉइंट बीइंग कि आपको अगर रेट इक्वेशन दे रखी है तो हमें वहां से एक बार को, अगर मुझे ये पता है इसकी कंसेंट, इसका यूनिट क्या होगा सर? मोल पर लीटर। इसका क्या होगा? मोल पर लीटर। बेसिकली इनके यूनिट्स पता लग गया आपको। अब ये कंबाइंड यूनिट कितना हो जाएगा? मोल पर लीटर का क्यूब हो जाएगा। तो ये इधर जाके डिवाइड होगा तो अपने पास के की यूनिट आ जाएगा। अब इस तरीके से हर एक जगह पे वेरिएबल यूनिट्स होते रहेंगे, हर जगह पे डिफरेंट आएगा। तो इसका ना आपको एक डायरेक्ट वो बता देता हूं फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, लेट्स से ये मेरे पास एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं कि ए से मुझे ऐसे प्रोडक्ट मिल रहा है, जहां पे अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखता हूं तो रेट इक्वेशन लेट से आ जाती है इसकी रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर कुछ एन। ये समझ आ गया तुम्हें कि एन क्या है? एन हमारा ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, तो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मेरे पास आ रहा है। अगर आपको ऑर्डर पता है रिएक्शन का, ध्यान से सुनना, अगर रिएक्शन का ऑर्डर पता है तो यहां से इसको निकालना आसान होता है। अपन यहां से सीधा सीधा यूनिट ऑफ के निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होता है वो होता है मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n - 1
और टाइम सेकंड में लेते हैं, इसका इनवर्स। ये इक्वेशन को मित्रों आप कर लीजिए CTM, बिकॉज इस इक्वेशन का हमें बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा इस चैप्टर में ना। बहुत सारी जगहों पे जब भी क्वेश्चन कंसेंट्रेशन टर्म्स से आएगा तो हमको ना ये यूज करने पड़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस रिएक्शन में ये होगी कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इक्वेशन कौन से ऑर्डर की है, जीरोथ ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, कौन सा ऑर्डर है, वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, मैं एग्जाम्पल डाल के देख लेता हूं। लेट से मेरे पास मुझे n0 होता, अगर n0 डालते तो इक्वेशन क्या बनती, जीरोथ ऑर्डर की बनती। तो जीरोथ ऑर्डर का आपको अगर के की बताना है तो के क्या यूनिट क्या होगा, यूनिट करेंगे तो ये आ जाएगा मोल की पावर 1-0। ये आ गया हमारे पास 1-0 पे आ जाएगा, यहां से आ जाएगा लीटर की पावर 0-1 इंटू सेकेंड का इनवर्स। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, दिस इज यूनिट ऑफ के, किसके के का, जीरोथ ऑर्डर का। ये हमको पता लग गया। इसी तरीके से अगर मैं n को 1 पुट कर देता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में कितना होगा, अगर आप 1 पुट करते हो तो मोल की पावर 1-1, लीटर की पावर 1-1 सेकेंड इनवर्स। ये तो खत्म हो जाएगी, ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो ये अपने पास सेकेंड इनवर्स बना। ये क्या हो गया, दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ किसका, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये आ गया। वैसे मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूं, काम काफी आती है, ये दो यूनिट्स को ना वैसे दिमाग में रखना। इस चैप्टर में मैक्सिमम ऑर्डर 90% क्वेश्चंस जो बनते हैं अगर आपके इसके आएंगे वो जीरो या फर्स्ट ऑर्डर के बनते हैं। तो ये नो डाउट आप इस इक्वेशन को तो याद रखना ही रखना है, लेकिन अगर आप इन दोनों को याद रखोगे ना तो अपना काम काफी हद तक आसान हो जाता है कि कहीं तुम्हें रेट कांस्टेंट दिख रहा हो, कहीं रेट कांस्टेंट दिख रहा है और तुम्हें उसका यूनिट पता लग गया कि रेट कांस्टेंट दे रखा है सवाल में, और तुम्हें उसका यूनिट पता लग गया कि भाई इसका यूनिट ये दे रखा है, सीधे जीरो ऑर्डर ये दे रखा है, सीधे फर्स्ट ऑर्डर। एटलीस्ट जीरो फर्स्ट ऑर्डर अगर आप थोड़ा हिंट रखेंगे दिमाग में, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हिट करेगा। बस मैं ये बोल रहा हूं, ये अगर आपने दिमाग में रखे हुए चीजें थोड़ी ज्यादा इजीली हो जाती हैं। ये आपको समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यस, नेक्स्ट इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे तो ऑलरेडी ऑर्डर का काफी हद तक डिस्कशन हो चुका है कि ऑर्डर क्या है, फिर भी एक बार मोटे मोटे लेवल पे समझ लो क्या ऑर्डर होता है। बेसिकली वो पावर जिससे आपकी कंसंट्रेशन वेरी करती है। यस, जो हमें पता लग गया, अब तक ये पता लग चुका है कि ऑर्डर हमारा पता तो एक्सपेरिमेंटली करता है, ये हमारे दिमाग में आ चुका है। पावर होती है ये भी पता लग चुका है, तो जितना पता उसके बारे में लिख लेते हैं। एक तो ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। पता तो एक्सपेरिमेंट से ही लगेगा, आप बिना एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर निकाल ही नहीं सकते हो, जितने मर्जी ऐसी तैसी कर लो, ठीक है। आएगा तो एक्सपेरिमेंटल आएगा। इसकी क्या क्या वैल्यू आ सकती है सर, क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, हो सकता है। क्या सर ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्या ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है। क्या ये डेसिमल हो सकता है, ये डेसिमल हो सकता है। बेसिकली ये इनमें से कुछ भी आ सकता है, अपनी मर्जी से आता है, कुछ भी वैल्यू, -½ ऑर्डर हो सकता है, -4 हो सकता है, +3 हो सकता है, +5.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्डर के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अपने पास ये वही होगा, ठीक है। ऑर्डर आपका फिक्स होता है या आपका जनरल में कुछ भी आ सकता है। एक कंडीशन आपको मैं बताता हूं जो कि आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री मैंने बताया था आप लोगों को ये वाला, अगर हमारे पास वन स्टेप रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, उस केस में अपना ऑर्डर के ऊपर एक कंडीशन आ जाती है, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स। कभी गलती से उसने ये लिख दिया हो कि यार आपका जो ऑर्डर है ना, वो आपका मतलब हमें जो बात करनी है वो करनी है एलिमेंट्री के अंदर, तो ये स्पेशल केस मान सकते हो आप इसको। स्पेशल केस ये है कि अगर हम लोगों के पास ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन आता है, लेट्स से वी हैव अ एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, इस केस में ना दो चीजें हो जाती है। एक तो आप ऑर्डर को रिएक्शन से पहचान सकते हो, दूसरा उसकी फिक्स वैल्यूज होती हैं। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट्स, ये भी लिख देता हूं, दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री है या हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है, किस्मत का समझना अपने आप को, यहां से ना ऑर्डर निकालने का बड़ा शॉर्टकट तरीका होता है। ऑर्डर जो होता है ना वो आपका बराबर होता है स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के।
दिस इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हमारा काम बहुत आसान कर देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ आएगा। मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन है a प्लस 2b इक्वल टू 3c प्लस 4d, और मैंने बता दिया ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये मैं आपको बता देता हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये मैंने आपको बता दिया, आप इस इक्वेशन का ऑर्डर सीधा सीधा लिख सकते हो। ऑर्डर क्या होगा इसका, ये जो भी इन दोनों के स्टोइकियोमेट्री है, वन ए का ऑर्डर 1 होगा, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होगा। तो अगर आपको यहां से ऑर्डर लिखना है, मैं रेट इक्वेशन लिख देता हूं सीधी सीधी। रेट इक्वेशन लिखनी है वो हो जाएगी रेट कांस्टेंट इनटू ए की जो भी स्टोइकियोमेट्री है प्लस बी की जो भी स्टोइकियोमेट्री। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, प्रोवाइडेड ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है। अगर ये एक स्टेप में नहीं हो रहा, आप नहीं लिख सकते। तो ये सर ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्री निकाल लेते हैं। और स्टोइकियोमेट्री जब भी लिखी जाती है वो हमेशा एक नंबर में लिखी जाती है। ये इंश्योर करनी होती है कि जब इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखोगे एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो आप इसको एक नंबर, मतलब ये हाफ हाफ मत करना, इसको प्रॉपर तरीके से लिखना। 0.5 0.4 पॉइंट ये मत लिखना, यूनिफॉर्म तरीके से इंटीजर लाना होल नंबर वाले। तो इनमें आप ये हरकत कर सकते हो। ये कैसा रिएक्शन होता है जिसमें कि आप विदाउट एक्सपेरिमेंट हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं, विदाउट एक्सपेरिमेंट। किस्मत वाले होगे तो इसका ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाएगा, नहीं तो ऑर्डर निकालने में बड़ा ही एफर्ट लगता है। क्वेश्चंस करेंगे समझ आएगा। यस, तो ऑर्डर पे इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पास जब कैलकुलेशंस आती हैं तो हम उसको एलिमेंट्री के अंदर तो एटलीस्ट स्टोइकियोमेट्री देके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डन 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 डन, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट किसी को। यस, जस्ट 1 सेकेंड मित्रों। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अबाउट मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है यार, ये ना बेसिकली एलिमेंट्री स्टेप्स को थोड़ा सा बेटर करने का एक तरीका है। एग्जांपल बताता हूं आपको। एक थ्योरी होती है जो हम लोग लास्ट में देखेंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। मोटा मोटे लेवल पे आपको आइडिया देता हूं। कोलिजन थ्योरी बोलती है कि कोई भी रिएक्शन जो होगा वो तब होता है जब रिएक्टेंट्स का आपस में कोलिजन होता है। तो कोलिजन थ्योरी का मोटा मोटा काम है कि अगर आपको लेट्स से ये दो लोग हैं, इनको अगर रिएक्शन करना है तो कंबाइन रिएक्शन तब करेंगे जब आपस में टक्कर बजेगी, तब आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये आपकी कोलिजन थ्योरी बोलती है। तो ये कोलिजन थ्योरी को समझने का एक तरीका है बेसिकली छोटे मोटे लेवल पे। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये बात हमें समझ आ गई है। इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन वन स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैसे पता लगेगा कि जितने एक स्टेप में कोलाइड करे। जैसे अभी एक स्टेप में हमारे दो का कोलिजन हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, इस स्टेप में दो का कोलिजन हुआ तो मतलब इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ रही है, दो आ रही है। तो इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग एक साथ इन वन स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आपके कितने मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा एक रिएक्शन में, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। अब होता क्या कि कोलिजन एक आदमी खुद का कर सकता है, खुद टूट सकता है, दो आदमी आपस में आके टक्कर मार सकते हैं, हो सकता है एक बार को कि तीन लोग आपस में ऐसे कोलाइड कर ले, लेकिन होना एक साथ चाहिए। उस टाइम पे ये इसके साथ टक्कर मार रहा है, इसके साथ, और ये इसके साथ। तो मॉलिक्यूलैरिटी का लॉजिक ये है कि कोलिजन्स जो हो रहे हैं वो एक साथ होने चाहिए एक टाइम पे। अगर ऐसा हो पा रहा है, एक का हो गया, दो का हो गया, तीन का हो गया, यहां तक पॉसिबल होता है। पर तीन से ज्यादा एक साथ एक जगह पे टक्कर मारे ऐसा जनरली नहीं होता। इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 3 तक जाती है। तो वो 3 भी बहुत कम होती है पर चली जाती है, 4 तक जनरली नहीं जाती। तो वही लिखा है, सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी रेयर, मॉलिक्यूलैरिटी डज नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 3। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर, इसकी तीन ही वैल्यू, जैसे मैंने आपको बोला 1 2 या 3, हम लोग जनरली इसकी ये वैल्यूज लेके चलते हैं। 3 के ऊपर जनरली ये आपका नहीं जाता है। ये चीज अपने इसमें दिमाग में रखनी है। मिलती कहां से है, सिंपल सा रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए अगर एक रिएक्शन एक्सटेंडेड रिएक्शन लेंगे, a प्लस बी से मुझे c मिल रहा है। मैं बता रहा हूं ये एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, a का स्टोइकियोमेट्री 1 आ रही है, b की स्टोइकियोमेट्री 1 आ रही है, इन दोनों को ऐड करो, 1 + 1 कितनी आ गई, 2। ये मॉलिक्यूलैरिटी होगी। तो कहां से मिलती है, इट इज गेटेबल फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द एलिमेंट्री प्रोसेस टू गेट द मॉलिक्यूलैरिटी। मेक श्योर आपके वो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू में होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन a प्लस बी इक्वल टू सी, ये भी हो सकता है। रिएक्शन 2a प्लस 2b इक्वल टू 2c, ये भी हो सकता है। बट अगर हम लोग देखें मोटे मोटे लेवल पे, यहां पे तो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 आ रही है। एक्चुअली इस रिएक्शन की भी 2 ही होगी, बिकॉज 2 यहां से आपका डिवाइड हो सकता है। तो मोटे मोटे लेवल पे इस रिएक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a प्लस बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी आपकी यहां भी कितनी आएगी, यहां भी मॉलिक्यूलैरिटी हमारी
2 ही आएगी। तो मॉलिक्यूलैरिटी को निकालने के लिए सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यूज में आपको कोफिशिएंट्स को लाना पड़ता है। और एक बात आप लोग समझ गए होंगे, यार एक इसी रिएक्शन की अगर अब मैं ये बता रहा हूं एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर होता है। ये आई थिंक लिखा हुआ है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसी वजह से अगर आपने ध्यान दिया हो, एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। एक एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो ऐसा होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें ऑर्डर की वैल्यू या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, ये वाली वैल्यूज आती हैं। तो वो आपकी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आती है, क्योंकि वहां पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आपस में बराबर हो जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, अब आती है बात रेट लॉ ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन में, कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं तो हम उस केस में रेट लॉ कैसे उसका निकाल पाएंगे। सिंपल लेवल पे बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन लेता हूं मैं ऐसे, ए से लेट से बी रिएक्शन है, मान लो फिर ऐसे ही बी से हमारे पास सी आ रहा है, इस तरह से रिएक्शन है। ओवरऑल अगर हम देखें ए से सी में को मिल रहा है, ठीक है, ये ले लेता हूं मैं ओवरऑल रिएक्शन। अब ये दो पार्ट्स में हो रहा है। जनरली होगा क्या, ये ऑर्गेनिक में बहुत आता है, तो ये चीज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंधी करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में हम लोग इसको देखेंगे बहुत ज्यादा, पर मोटे मोटे लेवल लेट से दो रिएक्शन है, ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है। पॉइंट ये है कि इन दोनों रिएक्शंस के रेट अपने अलग अलग होंगे। यार इसका कुछ रेट आएगा, लेट से जो इसका रेट है, रिएक्शन का रेट, इसको मैं R1 बोल देता हूं, इस रिएक्शन के रेट को R2 बोल देता हूं। कुछ इसके हिसाब से रेट कांस्टेंट होंगे, इसको मैं रेट ओवरऑल लिख देता हूं ऐसे। ये हमारे पास ओवरऑल रेट है। लॉजिक ये होता है कि अगर आपका रिएक्शन, अभी हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 2 स्टेप्स में हो रहे हैं, इसमें कोई एक स्टेप स्लो होगा, हो सकता है 3 स्टेप्स में होता है एक कोई स्लो होगा और वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो अगर मेरे पास ये दो है, मैं मान लेता हूं इस रिएक्शन, ये क्या है, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, वो एक्चुअली इतना ज्यादा स्लो होता है कि बाकी सारे के सारे उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नामात्र होते हैं। मान के चलो कि अगर एक रेस हो रही है, 4x100 वाली रेस हो रही है, तो उसमें 3 लोग तो 10-10 सेकंड में कवर कर रहे हैं, चौथा है जिसने लगा दिए 5 घंटे। तो आपसे पूछा जाएगा कि 4 लोगों ने मिलकर रेस कितनी देर में करी, आप बोलोगे 5 घंटा। लेकिन एक्चुअली 5 घंटा 30 सेकंड हुआ, पर उसको 30 सेकंड को इग्नोर किया जा सकता है, बिकॉज ये 5 घंटे एक्चुअली, ये 5 और 30 का बहुत फर्क होता है। ये करोड़ों का फर्क आ रहा है, मतलब ये स्लो वाला इतना स्लो होता है कि ये बाकी सबको डोमिनेट कर जाता है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि ओवरऑल रेट बताओ, तो मैं लिखूंगा जो ओवरऑल रेट होता है ना, मोटे मोटे लेवल पे वो आपका स्लोएस्ट स्टेप जो भी होगा, रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, इसके बराबर होगा। जैसे इस केस में ये R1 के बराबर आ गया है, और ये जो R1 होगा इसको बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसको प्यार से हम लोग बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहां से बेसिकली हमारी पूरी की पूरी कहानी सॉर्ट हो जाती है कि जो अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसका रेट और ओवरऑल रेट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसकी कैलकुलेशंस भी देखते हैं। SN1 रिएक्शन हमारे पास आएगा, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, उसका फर्स्ट स्टेप भी स्लो होता है, इस तरीके से SNAE आएंगे, बड़े बथेरे स्टेप्स आएंगे। पूरा मैकेनिज्म आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। पर यस, अंडरस्टैंड दैट कि जो स्लोएस्ट होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है, सारा गेम उससे कंट्रोल होता है। तो हम लोग को जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस भी आती हैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, हमारा फोकस रेट वाले पे ही होता है, बिकॉज सारा कंट्रोल वहां से आता है। तो ये एक्चुअली कंट्रोलिंग रिएक्शन होता है, यहां से सारा कंट्रोल। कल को आप ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस भी करोगे कि किससे रिएक्टिविटी इफेक्ट होती है, इससे इफेक्ट होती है, क्योंकि यही सारा कुछ देख रहा है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो इस चैप्टर में जैसे मैंने बोला, करने को तो हम जीरो फर्स्ट, उसके बाद जनरल ऑर्डर भी डिस्कस करूंगा, पर मोर और लेस जो गेम डिपेंड करता है ना सारे का सारा, वो आपका जीरोथ और फर्स्ट पे करता है। जीरोथ और फर्स्ट के 85 से 90% चांस है क्वेश्चन के आने के। अगर क्वेश्चन होगा तो जीरोथ फर्स्ट का ही होगा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं जीरोथ ऑर्डर, एग्जांपल के लिए लेट्स से मेरे पास ए से मेरा ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखता हूं, अगर इसकी रेट इक्वेशन ऐसे निकल के आ जाए, रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर कुछ जीरो, इसको क्या बोलूंगा, क्योंकि पावर खत्म हो गई तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो रेट निकल के आ रहा है इसका रेट में R से रिप्रेजेंट कर देता हूं, किसके बराबर है, ये रेट कांस्टेंट के बराबर है। ये बनती है इक्वेशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, जहां पे रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन।
सर जीरो कैसे आया, क्योंकि जीरोथ की बात कर रहे हैं, जीरोथ ऑर्डर, ये मत पूछना। यूनिट ऑफ के ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, फिर भी मैं बता देता हूं, रेट के यूनिट के बराबर होगा। तो अगर यहां से मेरे से कोई पूछे व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, पहले भी बताया है, फिर लिख देता हूं, मोल इनटू लीटर इनवर्स, इधर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के निकल के आ जाएगा अगर आपसे पूछा जाए। वैसे इसका मैंने वो जनरल फॉर्मूला भी रेट कांस्टेंट का आपको बताया था। एक चीज और आ जाती है, कल को अगर हमसे ग्राफ पूछ ले कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन अगर मुझे ग्राफ बनाना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ बिकॉज रेट का कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रिलेशन है, तो ये ग्राफ आपका इंडिपेंडेंट आता है, इसमें कोई भी वास्ता एक दूसरे के साथ नहीं होता, ये आपस में इंडिपेंडेंट होता है, मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, दैट इज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो जो कंसंट्रेशन होगी उसके ऑफ रिएक्टेंट, इसके ये इंडिपेंडेंट रहता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी आएगी, रेट उसके इंडिपेंडेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लाइन यूज की जाती है कि आपका रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे लेट्स से कल को कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, आप समझ जाइएगा वो रिएक्शन जीरोथ ऑर्डर का है। ये टर्म यूज किया जाता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए। yes. आगे एक चीज जो इसके ऊपर आती है वो आती है इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ग्राफ एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, दो चीजें इस पे और आती हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, एक ये तमाशा अपने को पता होना चाहिए, उसी से ग्राफ भी बनेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब क्या होता है, वो ये है कंसंट्रेशन को टाइम से लिंक करती इक्वेशन। अब देखो, आपके पास ए से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ये पता है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे लेट्स से सी कंसंट्रेशन ए नॉट है, प्रोडक्ट कुछ नहीं है, टी इक्वल टू टी पे इसी कुछ कंसंट्रेशन ए टी ले लेता हूं, ये कुछ कुछ प्रोडक्ट बनेगा। हम जानते हैं जब मैंने रेट इक्वेशन लिखवाई, तो रेट जो आपका लिखते हो वो हो गया रेट कांस्टेंट इनटू एटी की पावर क्या थी, जीरो, बिल्कुल बात ठीक है। तो ये आपका रेट इसके बराबर आ गया, पर पॉइंट ये है कि हम जो ये रेट होता है इसको माइनस डीए बाई डी टी करके भी तो लिख सकते हैं, रिमेंबर, यहीं से तो कहानी शुरू करी थी, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का रेट माइनस डीए बाई डी टी करके लिखा जा सकता है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से काम करता हूं, इस dt को इधर ले जाऊं, तो माइनस डी किसके बराबर हो जाएगा, के dt के बराबर हो जाएगा। आप एक काम करिएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन ए नॉट थी, टाइम t इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन एटी थी, यहां से करोगे तो ये डी ए का कंसंट्रेशन आ जाएगी एटी फ्रॉम ए नॉट से एटी, और ये आ जाएगी के इंटू टी, डाल देंगे लिमिट जीरो से टी, पुट करो जरा लिमिट्स, तो ये आ जाएगा 80 माइनस ए नॉट इक्वल टू के इंटू टी माइनस जीरो, पुट करेंगे अगर यहां पे तो ये आ जाएगा 80 की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट माइनस के टी, ये आपकी बन जाती है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, किसके लिए, फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपकी ये बनती है। ये बेसिकली आपको ये बताता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम, एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम क्या होगी। अब यही ग्राफ आपसे पूछ सकता है, लेट्स से कल को ऐसा ग्राफ आ गया कि हमारे पास ये आपका टाइम एक्सेस है, ये आपकी कंसेंट्रेशन एक्सेस है, तो यहां से अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ आपका ऐसे गिरता होगा, क्योंकि ये कैसा बन रहा है, y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स फॉर्म, दैट इज एक स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, तो ये आपके पास ऐसे ही बन जाएगा। अगर ये मेरे पास y है, ये मेरे पास x है, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, दिस इज ए नॉट, इसकी जो स्लोप आ रही है वो कितनी आ रही है, स्लोप इज कमिंग आउट एज, अगर आप देखेंगे दैट वैल्यू इज माइनस के बराबर, तो नेगेटिव स्लोप आएगी वो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्कशंस फॉर हाफ ऑर्डर। आई थिंक ये क्लियर आप लोगों को, यस और नो, ठीक है, इसको लिखो एक बार। चलो भाई आगे बात करते हैं। अभी हमने ऑलरेडी बात कर ली कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, वी डिस्कस कि जीरोथ ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है। अगर मैं इसी इंटीग्रेटेड रेट लॉ को यूज करके इसकी हाफ लाइफ निकाल लूं, अब एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। पहले तो इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ का मतलब सीधा साधा होता है कि वो अमाउंट, वो टाइम जिसमें कंसेंट्रेशन हाफ हो जाए। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मेरे पास शुरू में ए नॉट कंसेंट्रेशन थी,
अब अगर ये कंसेंट्रेशन A0/2 हो जाए, मतलब आधी होने के लिए, कंसेंट्रेशन को आधा होने में जितना भी टाइम लगता है, प्यार से हम इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द जो भी हमारे पास अमाउंट चल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं जीरोथ ऑर्डर की बात करूं, मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख लिया। वो क्या था? वो था सीधा साधा कि जो AT होता है वो होता है A0 माइनस के इंटू टी। ये हमारे पास जीरोथ ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ रही थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आ जाती है कि यहां पे जो, सुनना ध्यान से, AT अगर A0 माइनस के टी है, तो अगर मैं यहां पे AT को लिख दूं A0/2, तो मेरा जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड अब की बारी हाफ लाइफ आ जाएगा, बिकॉज यहां पे टाइम पीरियड को मैं टी को लिख देता हूं टी हाफ। तो हाफ लाइफ कब होगी? जब A0/2 हम लोग AT को लेंगे। इन दोनों को इसमें पुट कर दोगे तो A0/2 इक्वल टू A0 माइनस के इंटू टी हाफ हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो k इंटू टी हाफ जो हो जाएगा वो बराबर आ जाएगा A0/2 के। यहां से सॉल्व करेंगे तो हाफ लाइफ जो आ जाएगी वो A0/2k कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसको कर लेंगे CTM। दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये फॉर्म को हम लोग याद भी रखेंगे। हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरोथ ऑर्डर की होती है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब कल को ये भी है कि अगर मान लीजिए हमसे इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस हाफ लाइफ का कर्व बनवाएगा, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि हाफ लाइफ जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये, अगर हम लोग वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चले, कि अगर शुरू में A0 है और मान लो इसको A0/2 होने में लेट्स से टाइम लगता है, मान एग्जांपल ले रहा हूं 100 मिनट्स, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसको A0/2 को A0/4 होने में कितना लगेगा? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन आधी हुई, तो अब ये आधी है इससे, तो यहां पे जो अगली हाफ लाइफ होगी वो भी कितनी होगी? ये हाफ लाइफ है, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 50 मिनट। अच्छा, अब A0/4 से A0/8 होने में इसको टाइम लगे, कितना लगेगा नेक्स्ट हाफ लाइफ? वो हो जाएगी 25 मिनट, सो एंड सो ऑन। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। अब ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन आपकी बदल के आ जाए। भाई तुम्हें मैंने जो इक्वेशंस बताई, जैसे ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताया, ये आपका क्या आ रहा था? दिस इंटीग्रेटेड रेट लॉ, दिस केम जब इक्वेशन कैसी है? A से B। कल को अगर यही क्वेश्चन 2A से B हो जाती, तो यही जो इक्वेशन आती है इंटीग्रेटेड की, आती A0 माइनस 2k इंटू टी। आप ये डेरिवेशन पूरी अपने आप से कर सकते हो। कल को अगर इक्वेशन आती 3A से B, तो आप यही इक्वेशन को AT को ऐसे कर सकते हो, दैट इज A0 माइनस 3k इंटू टी। अकॉर्डिंगली आप इनकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हो। पॉइंट ये कि मेरा डेरिवेशन करने का पर्पस बस ये था कि आपको एटलीस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो। अब इनका कुछ पता नहीं है, एनटीए का कोई भी वैल्यू बदल सकता है। जैसे इस 2026 के रीनीट में उन्होंने ये क्वेश्चन यूज कर ली थी, हो सकता है 27 में ये क्वेश्चन यूज कर ले, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये वैसे तो बहुत बड़ी डेरिवेशन नहीं है, बट एक ये डेरिवेशन को करना आना चाहिए कि आप कैसे इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, बिकॉज वो स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपसे पूछ सकता है। और एक बार मुझे ये पता लग गया, इसी के अंदर बस पुट क्या करना होता है, टी हाफ को पुट करना होता है, तो हाफ लाइफ आ जाती है। सर हम कौन सी याद रखेंगे? हम याद रखेंगे स्टैंडर्ड वाली, ए से बी वाली, जो मैंने इक्वेशन सबसे पहले याद करवाई। ये हाफ लाइफ आपको पता होनी चाहिए, ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। ये रिजल्ट तो आपको वैसे ही याद होने चाहिए, लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाता है, वो हम 1 मिनट लगा के डिराइव कर सकते हैं। सर मैं इतना टाइम कैसे? तुम्हारे को नहीं, सबको ही याद करना पड़ेगा। ये है कि इसकी ट्रिक होती है कि भैया इस टाइप के डायरेक्टली याद रख सकते हो, पर वो ये पेपर में अगर हिट नहीं कर रहा, तो आप इसको अकॉर्डिंगली उस टाइम पे 1 मिनट लगा के डिराइव कर लेना। ये आपकी जीरोथ ऑर्डर की क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट ऑर्डर की। देखो, जिस तरीके से जीरोथ ऑर्डर चल रहा है मोटे मोटे लेवल पे, उसी तरीके से आपका फर्स्ट ऑर्डर भी है। कहानी ऑलमोस्ट घूम फिर के यही पलट के वही आ जाती है, फर्क ज्यादा नहीं है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं तो एग्जाम अब क्या हो जाएगा? ए से लेट से मेरे पास प्रोडक्ट है। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो रेट जो आएगा मेरे पास, ये रेट वो क्या आ जाएगा? रेट कॉन्स्ट, अगर रेट लिख रहा हूं मैं, दिस इज रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर क्या हो जाएगी? पावर ऑफ 1 हो जाएगी। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा। 2 होती सेकंड ऑर्डर, 3 आती थर्ड ऑर्डर। तो लॉजिक वही है, घूम फिर के सारी बातें वही कर रहे हैं। बस ये है कि अब पावर आपकी 1 पे आ जाती है। अब जो रेट होगा वो आपकी इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यस और नो। तो यहां से जो आपका रेट निकल के आएगा, दिस रेट इज गोइंग टू डिपेंड, दिस इज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। तो रेट अगर आप देखोगे, ये क्या है?
इट इज अ फंक्शन ऑफ कंसेंट्रेशन। फंक्शन ऑफ कंसेंट्रेशन का मतलब सीधा साधा ये है कि अगर आप कंसेंट्रेशन को वेरी करते हो तो रेट पे इंपैक्ट आएगा। पहले ऐसा नहीं आ रहा था और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, कल को अगर हमसे एक ग्राफ भी पूछ ले कि आप ना एक काम करो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन का बनाओ, तो अब ये ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब आएगा? इसका ध्यान रखिएगा, ये फंस सकता है। दूसरी चीज, अगर मैं इसी के ऊपर, अब वही वाला तमाशा करते हैं इंटीग्रेशन वाला, आप सेम चीज करिएगा। यहां से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर तो कैसे लिख सकते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी, ये बराबर आएगा के इंटू ए टी के, ये आ जाएगा। इसको इधर ले आओ तो माइनस डी ए अपॉन ए टी, ये बराबर आ जाएगा के इंटू डी टी के। फिर वही वाली बात, इनिशियल कंसेंट्रेशन पे ये ए नॉट होता है, फाइनल टाइम पे ये कुछ 80 होता है। आप इसे इंटीग्रेट करिएगा तो फाइनल इक्वेशन जो निकल के आती है वो आती है ln ए नॉट अपॉन ए टी, ये बराबर आएगा k टाइम्स टी के। इस इक्वेशन को अपने को ऑब्वियस सी बात है याद रखना है, दिस इज सी टी एम फॉर्म। तो ये हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी, दैट इज log ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू केटी। ठीक है, ये नेचुरल लॉग है तो आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं 2.303 लॉग बेस 10 से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म में जनरली आता है। और ये कहां से आई? ये कौन सी है? वही ये ए से अगर आपको कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है तो लेट्स से टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये ए नॉट है, टाइम टी इक्वल टू टी पे अब रिएक्शन कैसे होता है? ए नॉट माइनस एक्स करके होता है, इसको हम एटी लेते हैं, कुछ ये प्रोडक्ट बनता है। तो आप एटी लिख सकते हो, या आपका मन है कि सर नहीं मुझे ना ऐसे लिखना है, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स करके लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, जैसे आपको ठीक लग रहा है। दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ये है अगर अपने को बचपन का अल्फा याद है। इफ यू रिमेंबर, हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में अल्फा यूज करते थे। अल्फा क्या होता था? वो होता था जो रिएक्शन इनिशियल रिएक्टेड अपॉन टेकन। तो अल्फा जो आता था वो आपके मोल्स रिएक्टेड अपॉन मोल्स टेकन से आता था। ये अगर आपको याद हो, मोल्स रिएक्टेड अपॉन टेकन, तो जो रिएक्टेड मोल्स है डिवाइडेड बाय मोल्स टेकन, यहां से आपका अल्फा निकल के आता है। अगर ये वाले अल्फा को आप यूज कर रहे हैं इस फॉर्म में, तो यहां से एक इसका अल्फा फॉर्म इक्वेशन निकलती है। जो अल्फा फॉर्म इक्वेशन होती है वो आपकी आती है लॉग 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू के टाइम्स टी। आप ये फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर इस फॉर्म में भी दे रखा है तो हम यहां से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्म्स याद रखनी है। हाँ, ये और ये दोनों को मैं बोलूंगा, इसको एक याद रखिएगा, एक आप इसको याद रखिएगा। ये दोनों के फॉर्म्स में हमसे फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ वो पूछ सकता है, जहां से सवाल आपके सामने आके फंस सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है मित्रों। ठीक है, तो ये मैं आपको बोलूंगा, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कल को आके परेशान कर सकती हैं, तो इसमें तोते ना उड़वा लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इन्हीं क्वेश्चंस को यूज कर, देखो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगेन वही वाली बात, मैं आपको दिखा दूं, यहां से ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, एक स्टेप में ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा, सिंपल स्टेप इंटीग्रेशन है। सरकार को दूसरी फॉर्म आ जाएगी, वही मैंने बोला, दूसरी फॉर्म आ जाएगी तो उसको अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट कर देंगे। आने के चांसेस थोड़े कम है पर आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इसी की हाफ लाइफ निकालूं, हाफ लाइफ कैसे निकलती है? जब आपकी वैल्यू हाफ हो जाती है। यस, तो अगर मुझे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालनी है, कैसे निकलेगी? अब सारा कुछ हाफ कर देंगे, उसके अंदर आप आधी डाल दो वैल्यू। तो यहां पे अगर मेरी कंसेंट्रेशन ए नॉट से ए नॉट बाई 2 हो जाए तो हाफ लाइफ आ जाएगी। तो फॉर्मूला में रखोगे ना, तो यहां से ln ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के इंटू टी, ये क्वेश्चन है, यहां पे रखोगे तो ये आ जाएगा ए नॉट अपॉन ए टी को रख दो ए नॉट बाई 2 इक्वल टू के इंटू, ये बन जाएगी हाफ लाइफ। सॉल्व करेंगे, ये इससे मर गया, log 2 जो आ रहा है वो k इंटू टी हाफ आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो जो हाफ लाइफ आ रही है वो log 2 बाई के, आप ये भी याद रख सकते हो, यहाँ की इसकी वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। पॉइंट ये है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है ये आपकी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो कि जीरोथ ऑर्डर से अलग है। दिस इज अ फिक्स 0.693 एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। तो ये क्या होता है? ये आपका फिक्स होता है और ये कांस्टेंट जो कंसेंट्रेशन है उसके इंडिपेंडेंट होता है। इनिशियल कंसेंट्रेशन से कोई इंपैक्ट नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए कंसेंट्रेशन शुरू में मेरे पास ए नॉट है, ये फिर ए नॉट बाई 2 हुआ, ये फिर ए नॉट बाई 4 हुआ, ये फिर ए नॉट बाई 8 हुआ, सो एंड सो ऑन, तो टाइम सब में बराबर ही लग रहा है। अगर इसकी हाफ लाइफ लेट से है 10 मिनट,
तो यहां भी हाफ लाइफ जो होगी ये भी 10 मिनट होगी, यहां भी जो हाफ लाइफ होगी ये भी 10 मिनट होगी। हर जगह हाफ लाइफ सेम ही रहने वाली है, ये कांस्टेंट होती है। इसका ध्यान रखिएगा कि हाफ लाइफ से इंपैक्ट नहीं आने वाला है, पहली चीज। दूसरी, अगर कल को हमको ग्राफ बनाएगा कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व आता है, क्योंकि ये इक्वेशन कैसी आती है, ये इक्वेशन हमारे पास, तो यहां से आप लगाओगे तो ये इक्वेशन ऐसी आती है। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी आपका ग्राफ टच नहीं करता है, बेसिकली ये हमेशा एक्सिस के नजदीक रहता है, टच कभी नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग ये भी बोल देते हैं कि कोई जो हाफ लाइफ होती है, जो ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं, ये आपके कभी कंप्लीट नहीं होते, ये भी बोला जाता है, एक तरीका है उसका प्रूफ करने का। तो ये मोटा मोटा याद रखेंगे। एक और चीज है, इसी को अगर मैं एंटी लॉग लेके शो करता हूं, एक फॉर्म एक मैंने ये भी बता दी, इसी से आप एंटी लॉग फॉर्म भी दिखा सकते हो। इसकी एंटी लॉग फॉर्म होती है कि 80 को आप ये भी लिख सकते हो, ए नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन ई की पावर माइनस के टी। ये फॉर्म भी आपकी आती है अगर आप इसका एंटी लॉग लेते हो, तो इस फॉर्म को भी आप याद रख सकते हो एंटी लॉग रूप में, अगर कल को कभी यूज करनी पड़े। तो दिस इज द फॉर्म, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी से ही ग्राफ भी आपका एक्सपोनेंशियल जनरेट हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, यस और नो। तो मोटे मोटे लेवल पे फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये है। फर्स्ट ऑर्डर की एक चीज मैं बता देता हूं, कई बार इसका ना एप्लीकेशन फंसता है, स्पेशली आपकी गैसेस वाले केसेस में। तो कल को अगर हमारे पास गैसेस इन कंटेनर आ जाता है, तो वहां पे इसका एप्लीकेशन फंसेगा, और वो एप्लीकेशन का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए, मैं गैसेस इन कंटेनर का आपको आइडिया दे देता हूं, अगर हमसे क्या क्या चीज पूछी जा सकती है। अगर आपके पास कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, मैं रिएक्शन करके ही दिखा देता हूं। लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है ए से मुझे मिल रहा है 2b प्लस मान लीजिए 3c, ऐसा एक रिएक्शन हो रहा है। टाइम t इक्वल टू 0 पे ए का प्रेशर कुछ पी नॉट ले लेता हूं, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं। टाइम t इक्वल टू टी पे ये हरकतें कौन सी हैं, ये हरकतें वो हैं जो हमने बचपन में इक्विलिब्रियम चैप्टर में करी है, आपको ये आनी चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है। तो क्या होगा, पी नॉट में से कुछ पीएक्स प्रेशर कम होगा, एक के हिसाब से px हुआ तो दो के हिसाब से ये 2px बनेगा, तीन के हिसाब से ये 3px बन जाएगा। ये हमारे पास प्रेशर है, ये हमारे पास सिचुएशन ऐसी होगी। अब वही है, उसने कुछ ना कुछ डेटा देना है, ठीक है, डेटा देगा। अब हो सकता है इन्फिनाइट टाइम पे दे दे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे दे देगा, तो ये खत्म हो जाता है। शुरू में पी नॉट था, तो ये बाद में 2p नॉट बन जाता है, ये बाद में 3p नॉट बन जाता है। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये इक्विलिब्रिया जो मैंने सॉल्व करा है, ये हमने कहां सीखा हुआ है, बचपन में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वहां से सीखा है। ये वहां से आप लोग कर सकते हैं। हो सकता है कि ये इक्विलिब्रिया सॉल्व करवाने के बाद आपको बोल दे कि यार ये ना एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो इसके ऊपर कौन सी इक्वेशन लग सकती है, फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर हम जानते हैं जो इक्वेशन लगती है वो आपकी लगती है ln, अभी अभी पढ़ा था, a नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के टाइम्स टी। ये इक्वेशन लगनी चाहिए। पर यहां तो सर प्रेशर्स दे रखे हैं, आपने कंसंट्रेशन रखी है, तो फिर दिमाग में ये आएगा कि पीवी इक्वल टू एन आर टी से आप ये समझिएगा कि प्रेशर क्या होता है, एन अपॉन वी टाइम्स आर टी होता है। इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन। इसका मतलब प्रेशर आपके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, विच मीन्स कि जहां कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो उसी की जगह पे आप इस तरीके से इनिशियल प्रेशर एंड प्रेशर आफ्टर टाइम टी को भी यूज कर सकते हो। और इनिशियल प्रेशर क्या था, ये इनिशियल प्रेशर आपका, दिस इज इनिशियल प्रेशर, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, ये आपका इनिशियल प्रेशर दे रखा है, एंड प्रेशर आफ्टर टाइम टी आपको ये दे रखा है। इसका मतलब आप इसके अंदर इक्वेशन ऐसे बना देते, ln p नॉट अपॉन p नॉट माइनस पी एक्स इक्वल टू k टाइम्स टी। ये इक्वेशन आप यहां पे यूज कर सकते हैं और आपका आंसर बन जाएगा। अब वो क्वेश्चन में क्या घुमाएगा, क्वेश्चन में आपको या पी नॉट या पी एक्स, मतलब इसको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, या हो सकता है ये वाली वैल्यू दे दे इन्फिनिटी वाली, या ये देगा या ये दे, कुछ ना कुछ देगा ताकि आप प्रेशर को जस्टिफाई कर पाओ। ध्यान में रखते हुए जो इक्वेशन लगनी है ये प्रेशर लॉग वाली, ये रिएक्टेंट के इनिशियल एंड रिएक्टेंट के किसी टाइम टी पे लगती है। तो हम लोग इक्वेशन ए के इनिशियल एंड ए के टी टाइम पे लगाएंगे, इसके ऊपर लगनी है लॉग की इक्वेशन। बाकी कुछ भी पैरामीटर्स दे रखे हैं, पुट करके हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर।
एंड अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसी से आपका पूरे का पूरा फर्स्ट ऑर्डर का भी मामला सॉर्ट हो जाता है। यस, और एक बार फर्स्ट ऑर्डर सॉर्ट हो गया, इसके बाद ना देखो यार, अब ऐसे बैठ के जैसे आपको मैंने बोला कि आप जीरोथ ऑर्डर आपके पास ये था, हमने जीरोथ ऑर्डर में ये हरकत करी करके इन द एंड वही कर रहे हैं कि आप इक्वेशन लिखते हो, फिर उसके बाद ये लिख दिया, जीरो लिख दिया, इंटीग्रेट करा, इक्वेशन आ गई इंटीग्रेटेड। ऐसे ही फिर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आया था, फर्स्ट ऑर्डर में मैंने यही हरकत करी कि मैंने ये इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन लिख दी, इसको ये पावर क्या आ रही है, पावर यहाँ पे 1 आ रही है, 1 आ गई, इंटीग्रेट करा, इसकी इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से अब मैं 2 लिखूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, उसकी आ जाएगी, 3 लिखूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, उसकी आ जाएगी। आप जितना जितना इंटीग्रेट करते रहोगे उसके हिसाब से बन जाएगी। तो मैं काम करता हूं, देखो जीरो एंड फर्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपके भेजे में ऐसे छपे होने चाहिए कि भैया ये जो है, यस, इसकी तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस भी याद करने को बोल दिया। पर जो nth ऑर्डर, जो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, इनको अब बैठ के याद तो करने से रही, ये सबकी याद तो क्या ही करनी है। तो अगर मान लो कोई जनरल ऑर्डर आता है अपने पास, इसको मैं बोलता हूं ए से मान लो प्रोडक्ट मिला, और यहां पे अगर मैं इसका ऑर्डर लिखता हूं तो लेट्स से रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट टू 80 की पावर कुछ n। अब ये कुछ nth ऑर्डर की इक्वेशन है, nth ऑर्डर इक्वेशन के अंदर हरकत वही करनी है इसमें भी कि सर मैं पता क्या करता हूं, मैं रेट को लिखता हूं माइनस DA/dt, मैं इसको लिखता हूं k इंटू 80 की पावर n। अब आप बैठ के अगर ये माइनस DA/80 इसकी पावर n को इक्वल टू k dt करके इसको इंटीग्रेट करोगे उसी तरीके से, यहां से करा 0 से t, यहां करा a0 से 80, इंटीग्रेशन करके वही सॉल्व करेंगे, तो फाइनली जो इसकी इक्वेशन निकल के आती है, दिस इक्वेशन एट फाइनल, इसका जो रूप निकल के आता है वो ये निकल के आता है 1/n-1, ये आप कर सकते हो, अपॉन 1/80 की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1, ये बराबर आती है k टाइम्स t के। सर याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, ये हमारे पास आती है, दिस इज द, क्योंकि आप डेराइव करने में टाइम खराब नहीं करेंगे, दिस इज द nth ऑर्डर इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर की इंटीग्रेटेड, ये इक्वेशन अपने पास आ जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, अब ये है कि इसमें n को 1 नहीं, दिस इज n शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों सर? क्योंकि 1 का फर्स्ट ऑर्डर बता चुका, 1 इसमें डालोगे वो नॉट डिफाइंड फॉर्म में आ जाती है। सर 1 का फिर कैसे करेंगे? 1 का ऑलरेडी 1 मिनट पहले कर लिया, ये 1 1 1, ये सारा कुछ 1 तो कर चुका है, तो 1 का लोड फिर से दोबारा मत लियो, ठीक है। तो nth ऑर्डर की क्वेश्चन पहले तो ये आती है, इसको अपने भेजे में डाल ले, ठीक है। अब फिर वही वाली बात, इसके अंदर फिर वही है कि सर इसके अंदर अगर मैं 80 को पुट करता हूं a0/2, तो यहां से सर मेरी जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा हाफ लाइफ के। अब पुट करोगे अकॉर्डिंगली उसकी क्वेश्चन निकल के आ जाती है, हाफ लाइफ की क्वेश्चन आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हाफ लाइफ की इक्वेशन बन जाएगी। याद करनी है नहीं करनी, ये दिमाग में रखिएगा, जब आप इसको रखोगे ना तो ये जो हाफ लाइफ आती है ये प्रोपोर्शनल आएगी a0 की पावर 1 माइनस n के। इसको याद रखना है, ये याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। एक तो हाफ लाइफ जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के 1 माइनस एन पावर से प्रोपोर्शनल होती है, और इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, हम इन दोनों से किसी भी, कोई भी सेकंड ऑर्डर का, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मान लो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता कि मुझे ना यार यहां बगल में बताता हूं कि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन लिखो, तो सेकंड ऑर्डर की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है, मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसके अंदर n को कितना पुट कर दूंगा, 2, तो ये आ जाएगा 1/2 - 1 इक्वल टू 1/80 की पावर 2 - 1 माइनस 1/a0 की पावर 2 - 1 इक्वल टू k इंटू टी। ये पुट कर दूंगा, सॉल्व करूंगा, ये तो 1 बन गया, ये आ जाएगा 1/80 माइनस 1/a0, ये क्या हो गया, ये मेरा बराबर आ जाएगा k टाइम्स t के। ये क्या बन गई, सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन गई, इक्वेशन बन गई, ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। याद करनी, क्यों याद करनी है भाई? जब मेरे को ये याद है, मैं इसमें 2 3 4 5 पुट करके मैं सारी इक्वेशन निकाल दूंगा। इसी तरीके से मान लो कल को मेरे से ये मुझे पता है, अगर मेरे से मान लो हाफ लाइफ पूछता है, तो मेरे को पता है जो इंटीग्रेटेड ये इक्वेशन है a0 की पावर 1 माइनस कितना आ जाएगा, -1, ये वैल्यू आएगी। तो सेकंड ऑर्डर के लिए मुझे ये रिजल्ट्स पता है, ये जैसे मैं इसको n को 2 बार लूंगा, 1 - 2 -1 ये आ जाएगा। मतलब ये कि जो सेकंड ऑर्डर होगा उसकी हाफ लाइफ इज 1/a0 की पावर 1, इसके प्रोपोर्शनल आ रही है। तो मतलब ये रिजल्ट्स मैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम डिराइव कर सकता हूं, मैं इसमें बैठ के दिमाग में नहीं डालूंगा कि भैया ये रिजल्ट्स में याद करो, नहीं,
मेरे को ये याद है, मेरा काम इनसे हो जाएगा। अब मैं सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, जिसका मर्जी मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं, मेरा काम इसमें सॉर्टेड है। और ये चीज अगर आपके भेजे में चली गई ना, तो अपना काम हो गया है बहुत ज्यादा आसान। दैट इज मोटा मोटा इट, ठीक है। इससे सारी चीजें बन जाती हैं, इससे मोटा मोटा एनालिसिस हो जाता है, एंड वी आर इन द जोन की जिससे अब मैं कोई भी चीज मेरे से पूछेगा अकॉर्डिंगली मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। अगर ये चीज आपके भेजे में गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। यहां से अब शुरू करते हैं अर्हेनियस इक्वेशन के साथ। दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग, ठीक है। और मोटा मोटा बस लास्ट में ये अर्हेनियस इक्वेशन अगर आपके क्लियर है तो बस इसके बाद काइंड ऑफ मामला सॉर्टेड है, मेन चीज इससे हमारा बन जाएगी, ठीक है। तो करते हैं जरा इसको शुरू। चलो भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन की। देखो पहली बात तो ये कि अर्हेनियस इक्वेशन है क्या यार। ये ना एक सिंपल सी इक्वेशन है जो कि रेट कांस्टेंट को इक्वेट करती है कुछ पैरामीटर्स के साथ। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अर्हेनियस इक्वेशन विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि रेट जो है वो किस तरीके से टेम्परेचर के साथ इंपैक्ट होता है, किस तरीके से नेचर कहां से आएगी। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे, दूसरा ए होता है अर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, अर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं इससे। तो दिस इज गोइंग टू टेल अस अबाउट कि एक नेचर से क्या इंपैक्ट आता है, दूसरा टेम्परेचर से क्या इंपैक्ट आता है। पहले मैं एक बार इसको डिफाइन कर देता हूं। के क्या है? के इज द रेट कांस्टेंट। अगर आप लोग देखो तो ये रेट कांस्टेंट को रिलेट कर रहा है बाकी सबसे। ए जो होता है इसको बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है। या फिर इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, मतलब कुछ जगह पे इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, जनरली हम लोग इसको अर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं। तो अर्हेनियस फैक्टर बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको। और क्या हमारे पास ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें इसके अंदर, ये हो गया। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हो गया टीटी इज द टेम्परेचर जहां पे ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो मुझे लगता है हमारे पास सारी की सारी क्वांटिटीज आ गई जो इसके अंदर डिफाइन हो रही है। तो बेसिकली एक तरह से किस तरीके से रेट कांस्टेंट को इससे इंपैक्ट कर रहा है सर, तो रेट को भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब रेट कांस्टेंट इंपैक्ट हो रहा है तो रेट भी इंपैक्ट होगा इनडायरेक्टली। पर पॉइंट इसकी ये डायरेक्टली रेट कांस्टेंट के बारे में बताता है। अब एक चीज समझनी है पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी की। आपने ऑलरेडी अपनी 11th क्लासेस में ये एस टाइप का ग्राफ देखा होगा कि कोई भी रिएक्टेंट से, ये अगर आपका रिएक्टेंट है और हमें प्रोडक्ट तक जाना होता है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता, पहले आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ये होती है, इसको बोला जाता था ट्रांजिशन स्टेट। यस, तो रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी दें कि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचे, इसको बेसिकली इनका जो गैप आता है इस एनर्जी का, अगर ये मैं बोलूं एनर्जी वर्सेस किस तरीके से रिएक्शन आपका प्रोसीड करता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये ग्राफ है। तो आपका रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी दे ताकि ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचे, इसको बोला जाता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए होती है ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस कर जाए। इसको हम लोग मिडिल स्टेट भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं, ये सारा कुछ अपना नाम के लाया जाता है। बस इतनी एनर्जी मिल जाए कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, ठीक है, एंड मिनिमम एनर्जी, बेसिकली मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय रिएक्टेंट, ऐसे लिख लेते हैं, नीडेड बाय रिएक्टेंट टू बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ये आपकी एनर्जी होती है जिसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये आपकी आती है अर्हेनियस पैरामीटर के अंदर, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर आप देखोगे ये पूरे का पूरा अर्हेनियस इक्वेशन यही करने वाली है। यहाँ पे मैं एक होगा भी ये लिखा भी है कि अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, इट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, नेचर हो गया, एज वेल एज कैटलिस्ट ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट का इंपैक्ट कैसे आएगा वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पर मोटे मोटे लेवल पे सारा कुछ आपका अर्हेनियस इक्वेशन से निकल जाता है। तो हमें कोई अलग से स्यापे नहीं करनी है, एक इक्वेशन है जो सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करेगी। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा भी इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्री वंस, मतलब सिंगल एंड मल्टीपल स्टेप दोनों पे वैलिड होती है। एक्सपोनेंशियल टर्म इज यूनिटलेस, तो ये हमें आई थिंक बचपन से पता है, मैं फिर भी बता देता हूं। यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू
ई की पावर माइनस ये बाय आर टी होता है। अब एक्सपोनेंशियल का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो जो यूनिट आपका ए का होगा वही यूनिट आपका किसका बनता है, जो यूनिट ए का होता है वही यूनिट आपका किसका बनता है, वही यूनिट आपका इसका बनता है, दैट इज के का। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो ए का जो यूनिट होगा वही आपका के का यूनिट होता है। तो वही चीज यहां लिखिए, बिकॉज ये आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो इसको अगर मैं यूनिटलेस बोलता हूं, ये यूनिटलेस है, तो इन दोनों के यूनिट्स आपस में मैच करेंगे। वही चीज लिखिए पॉइंट नंबर 2, एक्सपोनेंशियल टर्म्स का यूनिट आपका नहीं आता। इट इज अज्यूम्ड दैट आरएनएस पैरामीटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, ये अजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं, हमारा काम इससे हो जाएगा। व्हेन द टेंपरेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो K इक्वल टू A एंड द A इज कॉल्ड द मैक्सिमम रेट कांस्टेंट। ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप यहां पे टेम्परेचर को इन्फिनिटी कर दें, बहुत ज्यादा कर देंगे, तो ये पूरी वैल्यू 1 बाय इन्फिनिटी मतलब जीरो की तरफ जाएगी। तो यहां से K इक्वल टू A इंटू ई की पावर जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली A के बराबर हो जाएगा। तो K आपका A के बराबर है। तो कोई सब पूछना चाहता, कोई समझना चाहता कि A क्या होता है। ए बेसिकली के मतलब वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है जो मैक्सिमम टेंपरेचर पे ये एग्जिस्ट कर सकता है। वो एक तरह से इसको हमने डिस्क्राइब भी करा, व्हेन द टेंपरेचर टेंड्स टू इंफिनिटी के ए के बराबर होता है, इज कॉल्ड मैक्सिमम रेट कांस्टेंट। प्लॉट ऑफ एलन के वर्सेस 1/2 प्रोवाइड्स आरएनएस पैरामीटर, वो ये इक्वेशन लगाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो इसके इक्वेशन अपने पास सेट हो जाती है। तो मोटे मोटे लेवल पे ये कहानी है जो इसके अंदर अपने पास आ रही है। मैं एक काम करते हैं, यहां पे अगर इसका प्लॉट बना, क्योंकि ये काम भी आ जाता प्लॉट वाला, ये बना ही देते हैं। आरएनएस इक्वेशन क्या है हमारे पास, आरएनएस इक्वेशन ये है के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ये बटा आर, ये आ गई। लॉग ले लो, लॉग के लेंगे तो ये आएगा लॉग ए माइनस ई ए बाय आर, ये इसका लॉग ले लेंगे तो पूरी आगे आ जाएगी एल एन ई, इसके बराबर आएगा, ये मर जाएगा, सॉल्व करेंगे तो जो एल एन के आ रहा है ये बराबर आ रहा है, इसको आगे ले आओ, माइनस ई ए बाय आर रखो इसको इंटू 1/t प्लस एल एन ए। ध्यान से देखना, ये इक्वेशन आपकी y, ये इक्वेशन आपकी m, ये आपका टी सी के बराबर आ रही है। मतलब अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं, किसका किसका, ये आ गया 1/t वर्सेस एल एन के, ये ग्राफ आ रहा है मेरे पास। तो एल एन के वर्सेज 1/t का जो ग्राफ आएगा, एक तो नेगेटिव स्लोप आ रही है, तो गिरता हुआ ग्राफ आएगा, जहां पे ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज एल एन ए, एंड इसकी जो स्लोप आ रही है वो अगर आप देखोगे दैट इज माइनस ई ए बाय आर। तो वो तो हम लोग अकॉर्डिंगली ग्राफ इसके बना सकते हैं, उसमें हमें एज इट इज कोई स्यापा नहीं है, पर मोर और लेस दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, एक है कि आपके पास यही क्वेश्चन से, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली ये बता रही है कि किसी एक टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनना, किसी एक टेम्परेचर पे क्या के की वैल्यू, अब डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो के की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये क्वेश्चन से आपको ये भी पता है, मान लो जैसे T1 टेम्परेचर पे ये K1 है, लेट्स से अगर T2 टेम्परेचर है उस पे ये K2 हो जाए, तो इसको भी ये इंक्लूड करता है। इसको आप लोग अगर मैनिपुलेट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन के आती है ln K2 अपॉन K1, ये बराबर आ जाती है EA अपॉन R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। आप ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये चाहिए, क्या नाम है, रेट कांस्टेंट चाहिए। यही क्वेश्चन आपकी, क्योंकि रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन की पावर कुछ n होता है, तो यही क्वेश्चन आपकी डिफरेंट रेट्स पे भी लग जाती है। तो अगर आपको डिफरेंट रेट्स पे बतानी है, दो अलग अलग रेट्स हैं, उस पे भी आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो, प्रोवाइडेड है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट रेट आपके आएंगे। तो यही क्वेश्चन रेट पे भी लग जाती है, यही क्वेश्चन आपकी रेट कांस्टेंट पे भी लग जाती है, बात बराबर है। अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपको चाहिए तो आप इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स या रेट्स आप ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, यस। तो अब ये बस ध्यान में रखोगे तो अपना काम पूरे का पूरा हो जाएगा, दिस इज अल्टीमेटली द पॉइंट। ये है कि अपने पास अब एक कैटलिस्ट का पॉइंट आ जाता है, वो मैं बता देता हूं, उसके बाद मोटा मोटा खत्म हो जाएगा। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी मतलब चीज है जो कि रिएक्शन को या तो फास्ट कर सकती है या स्लो कर सकती है, जो कि रिएक्शन को रेट को वो डिपेंड करता है, फास्ट कर रही है हम पॉजिटिव बोलते हैं, स्लो करते हैं हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। दो चार चीजें हमारे को इसमें देखनी है, फास्ट को पॉजिटिव, उसको नेगेटिव। कैटलिस्ट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट मान के चलते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट पैरामीटर्स, तो स्टेट फंक्शंस को वेरी नहीं करता, मतलब अगर कोई रिएक्शन नहीं होना चाह रहा तो नहीं होएगा।
अगर वो होना चाह रहा है तो कैटलिस्ट उसको तेज या स्लो कर सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो अगर कोई स्टेट फंक्शंस है उसको वेरी वो नहीं करता, देयरफॉर कैटलिस्ट कोई रिएक्शन खुद से चालू नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट का इंपैक्ट हमारी जिंदगी में क्या है? हमारी जिंदगी में मैं इतना बता देता हूं, कैटलिस्ट ना आपका एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। तो जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, कैटलिस्ट का रोल हमारी जिंदगी में क्या करेगा? कैन चेंज एक्टिवेशन एनर्जी। हमें इसका ध्यान रखना है, कैन चेंज ये वैल्यू, इसको बदल सकता है ये, और एक्टिवेशन एनर्जी को बदल के ये उसका डिफरेंट पाथवे देता है, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन थोड़ा फास्ट या स्लो हो जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट रिमेन्स इंटैक्ट एट द एंड। सिंस कैटलिस्ट अपीयर एज अ प्रोडक्ट, इट कैन बी रीयूज्ड एंड लिटिल बिट ऑफ कैटलिस्ट इज गुड इनफ फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो इसके साथ हमारा मोर और लेस इसकी थ्योरी कवर हो जाती है। ठीक है, एक चीज है, क्योंकि वैसे तो ये इतना ही है, कवर हो गया। एक यार मैंने लास्ट उसमें बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रो में थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट रह गया था, कंडक्टेंस वाला। तो अभी तो आप उसको क्या कर सकते हो, मेरा एक कंडक्टेंस का लेक्चर, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलरेडी वन शॉट, एक बड़ा वाला वन शॉट पड़ा हुआ है 6 आवर्स के आसपास का। आप उससे कंडक्टेंस वाला पार्ट एक बार कवर खुद से कर लेना। ठीक है, छोटा सा पार्ट है वो, आधे पौने घंटे का, वो आप वहां से कवर कर लेना। बाकी हमारा A to Z इसके साथ थ्योरी पूरी कवर हो जाती है। सॉल्यूशंस मैंने करवा दिया, इलेक्ट्रो मैंने करवा दिया, और ये आपका काइनेटिक्स भी करा दिया। अभी से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बट हाँ, वो जो कंडक्टेंस का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट रह गया, रो एल जी और ये सारे फॉर्मुले वाले, वो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वन शॉट जो एक पड़ा हुआ है उससे आप कवर कर लेना 6 आवर वाले से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है, ये रिमाइंडर दिमाग में रहा, मुझे भूल जाता। अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, इसमें मैंने मैक्सिमम जेई के पीवाईक्यूज लिए हैं, ताकि आपको एक थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का आइडिया थोड़े बहुत लग जाए। ये क्वेश्चन आपका आया था एक बार जेई में। क्वेश्चन कह रहा है जी, आपको इक्वेशन दे दी है एक, कह रहा है इनके रेट्स को रिलेट करके बताओ, बताओ इनके बीच में क्या रिलेशनशिप आपका बन रहा है। ठीक है, सिंपल लेवल पे मैंने बताया, रिएक्टेंट के रेट्स के आगे नेगेटिव लगता है, और क्योंकि हमें आपस में इक्वेट करना है तो पर मोल वाला रेट निकालना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है, तो -1 ये आ जाएगा, डी नाइट्रोजन, दिस इज डी नाइट्रोजन बाय dt इक्वल टू हाइड्रोजन के आगे 1/3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा माइनस डी हाइड्रोजन बाई dt, और ये आ गया 1/2 प्लस में डी अमोनिया बाय dt। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर हियर। ठीक है, इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस को एक बार पॉज करके ट्राई करना, खुद से पॉज करके ट्राई करना। थोड़े डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस है, ताकि पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगेन मेरा सजेशन रहेगा एक बार पॉज करके इनको ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहे फॉर द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, पीवाईक्यू है ये। पीवाईक्यू में डायरेक्ट आपसे उसका और फॉर्मूला पूछ लिया, जो nth वाला मैंने बताया था ना, कि अगर कोई रेट कांस्टेंट का यूनिट, अगर इसका यूनिट अगर पता होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है? वो याद है, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। तो वो अपने पास है, क्या बनेगा इसमें? मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1, सेकेंड इनवर्स। डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ रखा पीवाईक्यू। तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से लगा के चलना। ठीक है, अब आता है कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है जिसमें रेट देखो, अगर तो डायरेक्ट वो सिंपल वाले दे रखे इक्वेट करने, जैसे अभी पिछले से पिछला क्वेश्चन था, ये वाला तो सीधा सीधा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें तुमसे वो रेट इक्वेशन पूरी बनाए। इसमें आपको ना मैनिपुलेट करके निकालना पड़ता है। वो कैसे करते हैं वो देखना। अपने पास एक डेटा है, ठीक है, कहता है जी एक्सपेरिमेंट का पूरा आपको सिस्टम पकड़ा दिया, भाई ये इक्वेशन आ रही है, रिएक्शन दे दिया 2a + b का। ठीक है, अब आपको इसका रेट इक्वेशन बनानी है। तो अगर मुझे रेट इक्वेशन बनानी है इससे, मैं जानता हूं इसकी रेट इक्वेशन कैसी होगी। कुछ रेट कांस्टेंट होगा, a की कुछ पावर होगी, लेट्स से मैं उसे m बोल देता हूं, b की कुछ पावर होगी, लेट्स से उसे मैं n बोल देता हूं। तो मुझे ये m और n बताने हैं। अगर मेरे m और n मेरे को पता लग गए, तो मेरा काम पूरे का पूरा सॉर्ट हो जाएगा। m और n का ही गेम है इसके अंदर। कैसे निकालूंगा? मेरे को ना इन डेटा को यूटिलाइज करना, और ऐसे करना है कि मैं अपना एम एन को जस्टिफाई कर पाऊं। कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, तुम्हें पता है कि यहां से अगर देखो, यहां से यहां जा रहा हूं, तो ए को मैंने कुछ चेंज नहीं करा, नो चेंज, यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ। यहां से यहां बी डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ये तरीका है क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट वे में करने का। ऐसे बैठ बैठ के वैल्यू डाल डाल के तो हो जाएगा, पर शॉर्टेस्ट वे में कैसे करेंगे?
ए में कोई चेंज नहीं हुआ, बी डबल हुआ। अच्छा, तो बी डबल करने से इस पे कोई इंपैक्ट आ रहा है? देखो जरा, ये आपका रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, इस पे कोई इंपैक्ट आया? कोई चेंज नहीं आया। मतलब ए को हट कुछ नहीं करा, बी को डबल करा, पर इस पे कोई चेंज नहीं आया। मतलब बी का रेट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। यही लॉजिक है कि बी भाई बी डबल कर रहे हो पर रेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ए का कोई चेंज नहीं है, बी डबल करने पे कोई इंपैक्ट नहीं, मतलब बी के इंडिपेंडेंट है। और ऐसा कोई चीज पड़ी है कि जहां कंसंट्रेशन तो चेंज कर रही है पर रेट पे इंपैक्ट नहीं आता? यस, दिस इज जीरोथ ऑर्डर, पढ़ रखा है हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आप लेके चलेंगे, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब एन की वैल्यू आपकी जीरो निकल गई। ये हो गया इसको स्टार्टिंग पॉइंट इसका। अब आगे बढ़ते हैं इसी लॉजिक से। अब इसको देखो जरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये हटा दिया, ये हटा दिया, अब मैंने ये कर दिया, तो मैं इसको अब भूल जा रहा हूं। ये करने के बाद अब मैं देखता हूं यहां पे कोशिश ये करनी होती है कि एक को चेंज करके दूसरे को कांस्टेंट रखे। अब यहां पे मुझे दिख रहा है इधर से इधर आके बी में कोई चेंज नहीं है, इधर से इधर आके ए दो गुना हो रहा है, तो बी कोई चेंज नहीं हुआ, ए दो गुना हुआ। तो यहां पे क्या चेंज आ रहा है? यहां से यहां देखोगे तो ये डबल हो रहा है। मतलब जैसे जैसे कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे आपका रेट भी बदल रहा है। ये दो गुना हुआ तो ये भी दो गुना हुआ, ये तीन गुना होता है, ये तीन गुना होता है, ये चार गुना होता है, ये चार गुना होता है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां होती है? जहां पे ऑर्डर वन होता है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए क्या ऑर्डर आ रहा है? ये सर फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू डालूं, मतलब एम की वैल्यू क्या हो गई? वन हो गई। तो मेरी रेट इक्वेशन कैसी आ रही है? रेट इक्वेशन आ रही है ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो। अब जीरो को लिखते हैं नहीं हम लोग, तो k इंटू ए की वैल्यू वन, ये क्या हो गया? मेरा रेट की इक्वेशन बन गई। ये मेरा फाइनल आंसर है। रेट क्या होगा? k इंटू ए की पावर वन। ये ऐसे करना होता है। दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस। शॉर्टेस्ट वे में आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपका इतना हिंट नहीं आ रहा सर, ये मैं मेरे पास ना सर ये नहीं हो पाएगा सर, इतना मैं दिमाग लगा पाता तो क्या ही बात होती। तो फिर इसको करने का शॉर्ट वे, लॉन्ग वे क्या है? आप इक्वेशन इसके अंदर, आप यहां पे ये जो फॉर्म है ना, इसके अंदर ये वैल्यूज डाल के स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसको करने का लॉन्ग कट फिर क्या होगा वो मैं तुम्हें वो भी बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग इतना डायरेक्टली सोच नहीं पाएंगे, इसको ज्यादा मेहनत होगी सर ये वाली। उनको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ये इस डेटा को, जो यहां पे डेटा दे रखा है, इसको इस फॉर्म इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा कि रेट क्या है? ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन। वो क्या करेंगे? इस तरीके से रेट दे रखा है पहले 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री इक्वल टू के इंटू ए कितना दे रखा है? 0.1 की पावर एम इंटू 0.1 की पावर एन, ये दे रखे हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनेगी 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री, इसको मैं इक्वेशन वन बोल देता हूं, इक्वल टू वैल्यू डालेंगे 0.1 की पावर m इंटू 0.2 की पावर n, ये बन गई क्वेश्चन नंबर टू। ऐसे ही फिर थर्ड वाला क्या बन जाएगा? 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री इक्वल टू रेट इंटू 0.2 की पावर m इंटू 0.1 की पावर n। ये ऐसे करके क्या करेंगे? वो तीन इक्वेशन बनाएंगे, इनको ऐसे डिवाइड एंड रूल करके वो फिर m और n की वैल्यू निकालेंगे। लंबा मेथड है। अगर इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे जो मैंने इससे पहले शॉर्ट वे में आपको बताया, शॉर्ट वे ऑब्वियसली हेल्प करता है बिकॉज पेपर में आपको कम से कम टाइम में उसे निकालना है। आई होप दिस इज क्लियर। यस, तो आप ये मेथड से भी कर सकते हो, उस मेथड से भी कर सकते हैं, दैट इज देयर। आगे बढ़ते हैं। Rate constant for a reaction is this if the initial concentration of A is 5 molar then the concentration after 20 minutes आपसे पूछी गई है। अब इस सवाल में सबसे पहली चीज ये फिगर आउट करनी है कि आपका ऑर्डर क्या है, बिकॉज फर्स्ट यहां पे कायदे से सवाल में तो यही पूछा गया है कि आपको कंसंट्रेशन बतानी है 20 मिनट बाद। कंसंट्रेशन को टाइम से लिंक करती इक्वेशंस होती है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो का अलग है, फर्स्ट का अलग है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है, तो हमें जब तक ऑर्डर नहीं पता ये क्वेश्चन शुरू ही नहीं हो सकता। तो ऑर्डर कैसे पता लगेगा वो सोचने के लिए आपको उसने रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, पर हम इसका यूनिट पे फोकस करते हैं। ये यूनिट पे, ये यूनिट किसका दिखता है? ये यूनिट अगर आपको पता हो, दिस इज अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रेट कांस्टेंट है ये आपका जीरोथ ऑर्डर का। मैंने बोला था जीरो और फर्स्ट को ना वैसे ही दिमाग में रखा करो, और नहीं हो पा रहा तो इसको कंपेयर कर लेना, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस वन, सेकेंड इनवर्स से वहां से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। बट यस, ये चीज आप डायरेक्टली मतलब आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इसका यूनिट ये होता है। अब मेरे को पता लग गया कि इक्वेशन जो है वो जीरोथ ऑर्डर की है, ठीक है।
और आपको इसके के की वैल्यू दे दी। ये किसकी वैल्यू है? ये आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ए की दे रखी है, तो ए नॉट की वैल्यू ये दे दी। आपसे पूछ रहा है एटी की वैल्यू आफ्टर इस टाइम पे। तो आई थिंक सीधा साधा क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये है कि अपने को इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाया मैंने, तो एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इसके बराबर होता है। एटी मुझे निकालना है, ए नॉट कितना है वो दे रखा है भैया 5 मोलर, माइनस के कितना है 0.6 इंटू 10⁻³ ये मोल पर लीटर मोलर हो गया पर सेकंड, इंटू टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट्स दे रखा है, हमें सेकंड में करना पड़ेगा, तो 20 इंटू 60 सेकंड, सेकंड से मर गया सेकंड। तो ये तो बड़ी गंदी कैलकुलेशन लग रही है मुझको। 5 मोलर माइनस, देखो जी ये पॉइंट एक आ रहा है, इस पॉइंट से मैं एक पॉइंट मार देता हूं, ठीक है। ये आ गया भैया एक पॉइंट और, ये 6 2 12 और 6 यहाँ पे आ गया 72 तक, तो ये चला गया, ठीक है। अब एक पॉइंट इधर बच रहा है, तो 720 अपॉन ये 1000 बच रहा है, तो मैं ऐसा कर देता हूं मोलर। सॉल्व करेंगे तो 5 मोलर माइनस 0.72 मोलर, मोटा मोटा ये 4.28 मोलर मेरा आंसर बैठ रहा है यहाँ पे 80 का। तो ये कंसेंट्रेशन मेरी मोटी मोटी आ जाती है आफ्टर टाइम टी। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व कर सकता हूं। अब पॉइंट बस वही है कि आपको सबसे पहली चीज इस टाइप के क्वेश्चन में ये हिट करनी चाहिए कि कैसे मैं उसका ऑर्डर आइडेंटिफाई करूं। जब तक आप ऑर्डर को तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में कुछ और लगना है, सेकंड ऑर्डर में कुछ और लगना है, थर्ड ऑर्डर में कुछ और लगना है। यस, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं। कहता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज x टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, फाइंड x। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अब जब ये परसेंटेज कंप्लीशन आ जाती है, और किसके लिए दे रखा ऑर्डर, सबसे पहली चीज तो ये है इन टाइप के क्वेश्चंस में कि आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। एक बार ऑर्डर पता लग गया तो मेरे लिए थोड़ा क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, पहली चीज अच्छी चीज हो गई। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर में भी अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसेंट्रेशन वाला है, कंप्लीशन वाला है, तो मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगेगी। अब फर्स्ट ऑर्डर की 3-4 इक्वेशंस होती हैं, कौन सी लगानी है? परसेंटेज वाला दे रखा है तो अल्फा वाली लगानी है। तो अगर 99% है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.99। तो अगर मैं अल्फा को 0.99 लेता हूं, इसके टाइम को मैं बोल दूंगा t 0.99। अच्छा, इसी तरीके से मुझे एक बार अल्फा को कितना लेना है, अल्फा को लेना है 90% मतलब 0.90। तो उस केस में मेरा जो टाइम आएगा वो आ जाएगा t, मैं इसको बोल देता हूं टाइम 0.90, ऐसे ले लेता हूं। अब कहता है ये टाइम और ये टाइम एक दूसरे का कितना x टाइम्स है, मतलब ये इसका x टाइम्स है, x ढूंढना है। तो बेसिकली इनका रेशियो निकाल लेता हूं मैं। कैसे निकलेगा? यहां पे क्वेश्चन लगेगी ये वाली, ln 1/1 माइनस अल्फा इक्वल टू k इंटू टी। यस, ln 1/1 माइनस 0.99 इक्वल टू k इंटू टी 0.99, ये आ गया मेरे पास। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, खत्म किया तो 0.01 अपॉन 1 इक्वल टू k इंटू टी 0.99। सॉल्व करेंगे तो ये 100 पे जाएगा, तो ये 100 पे आ गया। और 100 को कैसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स l, तो 2 ln 10 लिख दूंगा इसको मैं, इक्वल टू ये k इंटू टी 0.99 आ गया, इक्वल टू k इंटू टी 0.99 आ गया। इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेंगे तो ln 1 अपॉन 0.90, सॉरी 1 माइनस 0.9, ये आ गया t k इंटू टी 0.9, ये ऊपर जाएगा तो ln 10 जो होगा ये बराबर होगा k इंटू टी 0.9। इसको बोलो क्वेश्चन नंबर 2। 1 को 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा। 2 ln 10 जो है ये डिवाइड हो रहा है इससे, और इधर आ रहा है k इंटू टी 0.99, इधर आ रहा है k इंटू टी 0.90। ये मर गया इससे, ये मर गया इससे, तो ये आपका 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब जो आंसर है अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये आपका 2 टाइम्स इसके टाइम क्या आ रहा है। तो यही हमसे पूछा था, ये इसके x टाइम्स बोला था उसने, दिस इज x टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यस, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। बस ये ऐसी ही अप्रोच होती है जिनको आपको ऐसे क्वेश्चंस पे लेनी होती है, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम अकॉर्डिंगली अप्रोच कर पाए। ठीक है, और देखते हैं क्या सवाल आ सकता है इस पे। अब एक ऐसा सवाल आ गया, ये थोड़ा जनरल ऑर्डर में आ गया, और कुछ और भी टाइप के देख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के सवाल है, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम बोलूंगा मैं इसमें। अब ये क्वेश्चन है, कहता हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इज 50 मिनट्स एट अ सर्टेन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और कहता है कंसंट्रेशन को अगर आप वन हाफ कर देते हो, ठीक है, तो हाफ लाइफ उसकी 25 बन जाती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। ओके, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो एक तरीका तो इसको करने का ये है कि हम लोग वो हाफ लाइफ वाली इक्वेशन लगाया करें। ठीक है, हम लोगों को डेटा क्या दे रखा, कहता है जी अगर आपकी हाफ लाइफ, डेटा देख लेते हैं, हाफ लाइफ है 50 मिनट जब कोई किसी इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट पे। ठीक है, मैंने ये ले लिया, और ये वन हाफ जब कंसेंट्रेशन आधी हो जाती है, कंसेंट्रेशन अगर आप आधी कर देते हो तो हाफ लाइफ 25 मिनट हो जाती है। तो उस केस में जो नई हाफ लाइफ आ रही है वो 25 मिनट हो जाती है। तो कंसेंट्रेशन आधी करने से हाफ लाइफ आधी हो जाए, ऐसी कोई हाफ लाइफ हमने पढ़ी हुई है? यस, दैट इज अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें पता है कि जो जीरोथ ऑर्डर होता है, जीरोथ ऑर्डर, इसकी अगर आपको हाफ लाइफ याद हो, ये होती है ए नॉट अपॉन 2k। मतलब जो हाफ लाइफ होगी इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो अगर ये आधी हो रही है तो ये भी आधी हो रही है, ये आपका जीरोथ ऑर्डर में होता है। अगर ऐसा हो रहा होता कि ये आधी हो रही है और ये चेंज नहीं हो रही थी, फर्स्ट ऑर्डर होता। अगर ये आधी हो रही थी, वो बढ़ रही होती, डबल हो रही होती, तो सेकंड ऑर्डर होता, सो एंड सो ऑन। और ये अगर आपको हिट नहीं कर रहा है तो इसको आप इस इक्वेशन से भी कर सकते थे कि हाफ लाइफ जो होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। आप ये वाली इक्वेशन जनरल, ये याद है वो nth ऑर्डर की जनरल इक्वेशन, आप ये जनरल इक्वेशन भी लगा के इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, अगर आपको ये वाला तरीका हिट नहीं कर रहा जो मैंने अभी लगाया। यस, इससे भी क्वेश्चन किया जा सकता था। इन दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी बिठाते, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, वैल्यू डालते, आंसर आ जाता। दैट इज ऑल्सो अ मेथड टू सॉल्व दैट। अगर आपको ये समझ नहीं है, ये वैसे तो मैंने बोला कि 90% क्वेश्चन तो जीरो फर्स्ट का ही आना है, तो अगर आप उससे कर लोगे तो आंसर डायरेक्टली लिखा जा सकता है। नहीं हो पा रहा तो फिर बैठ के ये क्वेश्चन है बनाते, मैं बना देता हूं कि भैया ये 50 मिनट जो है इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। ऐसे ही 25 मिनट जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट बाय 2 की पावर 1 माइनस एन। दोनों को डिवाइड कर देते तो 50 ओवर 25 इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 2, दोनों की पावर 1 माइनस एन। ये ए नॉट से ए नॉट मर जाता, 2 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एन। ठीक है, तो यहां से 1 इक्वल टू 1 माइनस एन सॉल्व करते तो एन की वैल्यू यहां से 0 आती। ये इसको करने का मेथड नंबर 2 था, ये इसको करने का मेथड नंबर 1 था। पॉइंट ये है कि कुछ क्वेश्चंस आप 5 सेकंड में कर सकते हो, और यही करने को ये मेथड भी बहुत लंबा नहीं था, करने को ये भी 45 सेकंड में आंसर देता। बट अगर टाइम बच रहा है और मैंने बोल दिया कि जीरो तो फर्स्ट को ध्यान रखा करो, इनके कुछ कुछ चीजों को, तो उससे आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। बस ये गेम होता है, जीरो फर्स्ट का ध्यान रखेंगे तो आंसर जल्दी बन जाएगा, इतना बस ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। अगला सवाल करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करेंगे मित्रों। यस, द रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी एंड आरएनएस पैरामीटर्स आपको फलाना ढमकाना ये सब दे रखे हैं। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी इज हाउ मच। वैसे तो क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज ये चीज को भी मैंने आपको बताया था कि टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या होता है। हमने जब ये डिफाइन करा था कि रेट कांस्टेंट, आपको याद है ये एक रेट की डेफिनेशन करी थी कि रेट आपका ये होता है, दिस इज रेट कांस्टेंट। अब ए क्या होता है, ए बेसिकली वो रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर इन्फिनाइट हो जाता है। ये प्रूफ किया गया था, फिर मैं दोबारा कर देता हूं क्योंकि याद नहीं होगा। टेम्परेचर को अगर मैं इंफिनिटी ले लेता हूं तो K इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 0।
इसका मतलब k किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो जहां पे आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट k की चाहिए, किसके बराबर है, a के बराबर है। a कितना दे रखा है, रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन आरएनएस पैरामीटर, a आपको ये दे रखा है, ये a की वैल्यू है। अगर ये a है तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। लो ये क्वेश्चन भी देखते बन गया। तो इन कुछ चीजों में, इन क्वेश्चंस में इतना दिमाग नहीं खपाना, आपके क्वेश्चन देखते ही बनने चाहिए ये वाले। ठीक है मित्रों, ये चीज बताई गई होती है कि जो इन्फिनिटी का के होता है वो आपका ए के बराबर होता है, ये बताई गई है बात। यस, तो अपना आंसर डायरेक्टली यहां से बन जाएगा, ये आपका ए की वैल्यू थी, ये इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन तो सारे ठीक थे, इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खपेगा। ये क्वेश्चन आ जाता है कैटालिस्ट के ऊपर कि कैटालिस्ट को किस तरीके से अप्लाई करना। देखो कैटालिस्ट अगर आता है ना, एक चीज समझना, कैटालिस्ट का इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा, वो पड़ता है आपके जनरली एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो मैंने बोल ही दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा। उसके अलावा वो क्या कर सकता है, वो आपके टेम्परेचर अप डाउन कर सकता है। तो हम लोग अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जानबूझ के क्वेश्चन लिया बिकॉज आपको कैटालिस्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आप यहां देखेंगे ना, तो मेरे पास एक क्वेश्चन क्या करता है कि एक रिएक्शन मैंने ए से प्रोडक्ट बनाया, 700 केल्विन पे हो गया। जब मैं कैटलिस्ट को यूज करता हूं तो कैटलिस्ट यूज करने पे वो 500 केल्विन पे आ रहा है, विच बेसिकली मींस कि मेरे को यहां पे, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को कैटलिस्ट के साथ टेम्परेचर चेंज कर दिया, और मैं ये भी जानता हूं कि उसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज होती है। अब मैं क्या करूं, आपको ना लगानी इक्वेशन वही है अरेनियस वाली, पर इसकी अलग लगानी है, इसकी अलग लगानी है। तो दोनों पे आपको अरेनियस लगानी है, पर दो अलग अलग बार लगानी पड़ेगी। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक बार, मेरे पास ये क्वेश्चन है, दिस इज ए से प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है, तो यहां पे मेरे 700 केल्विन पे हो रहा है, एक बार मैं इस पे लगाऊंगा। और एक बार मेरे पास ये क्वेश्चन है, ए से प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, ये मेरा 500 केल्विन पे हो रहा है, इसकी मैं अलग से लगाऊंगा। अब क्या चीज दे रखी है वो देखना, आपको दे रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज बाय 30 इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। अच्छा, तो अगर मैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ ई बोल देता हूं, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ई +30 होगी, क्योंकि ये मैं कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कर रहा हूं, दिस इज कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में लिखा भी है कि एक्टिवेशन एनर्जी घटती है 30 से, तो अगर इसकी मैंने ई मानी तो ये ई +30 होगी। ठीक है, इफ द रेट कांस्टेंट रिमेन सेम, तो दोनों के रेट कांस्टेंट सेम है। कहता अगर यहां रेट कांस्टेंट के है तो इधर भी रेट कांस्टेंट के है। ठीक है, रिमेन सेम, अच्छा रेट रिमेन सेम, ओके ओके। तो अगर रेट रिमेन सेम तो रेट कांस्टेंट भी सेम रहेगा, रेट और रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन हम लोग वो लेके चल रहा है बराबर। तो रेट और रेट कांस्टेंट, रेट सेम कर दिया तो रेट कांस्टेंट को भी सेम ले लिया मैंने। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी को आपको निकालना है। ठीक है, अज्यूम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी सेम है, के ए भी सेम है। भाई रेट सेम है तो रेट कांस्टेंट सेम हुआ, रेट कांस्टेंट सेम हुआ तो अपने पास ए सेम आ गया, और ये दे रखा है ए भी सेम है। तो मतलब अगर मैं इस पे क्वेश्चन लगाता, इस पे क्वेश्चन लगती तो क्या होता, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए, अब ये इसकी वैल्यू है ई ए +30 बाय आर इंटू टेम्परेचर कितना है 700, ये इक्वेशन इसकी लगती। इधर इक्वेशन लगाता तो लगती k इंटू ए इंटू ई की पावर माइनस इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ई है डिवाइडेड बाय आर इंटू टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन। अब ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, इनको आपस में इक्वेट कर देना है। वैसे एक बात सुनो, स्मार्टली करते हैं, के बराबर है, के बराबर है दे रखा है, ए बराबर है, ए बराबर देख रखा है, तो ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ये भी आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब ये हुआ इस पूरे में से कि जो ये माइनस ई ए +30 अपॉन आर इंटू 700 है, ये बराबर होगा इसके माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 500 के, ये होगा। आर से मर गया आर, माइनस से मर गया माइनस, इसका मतलब ये हो गया, जीरो से मैं जीरो मार देता हूं, 5 इधर गया तो 5 ई ए प्लस 5 इंटू 3 150 इक्वल टू 7 ई ए हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 150 जो आ रहा है वो 2 ई ए के बराबर है, ई ए की वैल्यू आपकी 75 के बराबर आ जाएगी। दैट इज द करेक्ट आंसर 75।
5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग किस तरीके से कैटलिस्ट वाले क्वेश्चंस में आप इसको अप्लाई करेंगे। एंड इसके साथ हमारा ये टॉपिक पूरे का पूरा कंप्लीट होता है। इसके साथ आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की जो सीरीज है वो भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपने ये एंजॉय की होंगी, ये वाली सीरीज थोड़ी सी, थोड़ा आपका बेनिफिट हुआ होगा, थोड़े क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे रिलेटिवली सारे बन गए होंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रही बात आगे, तो अब आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की सीरीज आएंगी, डिफरेंट टीचर्स रहेंगे उसमें, उसको प्लीज अप्लाई करिएगा। यार ये तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पेपर भी देखेंगे इस बार का, आई थिंक इससे 7 या 8 क्वेश्चन आए थे इन तीनों चैप्टर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन चैप्टर्स को आपको थोड़ा प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, और आगे इसका यूटिलाइजेशन जो आएगा वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी आपको दिखेगा इनका इम्पैक्ट, तो वो भी हमें पढ़ना है। तो मेक श्योर इस सीरीज को आप सही से यूटिलाइज करो। वैसे तो मैंने जब स्टार्ट हुई थी सीरीज तब भी बोला था, इलेक्ट्रो में भी बोला था, इसमें भी मैं बोल देता हूँ, यार ये जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना, ये समरी लेक्चर्स और ये जितनी सीरीज होती हैं, इनका मैक्सिमम बेनिफिट तब होता है जब आपने एक बार चैप्टर पढ़ रखा है और आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं। आप में से कुछ क्रांतिकारी लोग अभी भी ऐसे होंगे जो इसको 2 घंटे में पूरा केमिकल काइनेटिक्स ये अच्छा लग रहा है, यहीं से पढ़ लेते हैं। यही टॉपिक बैच में हम लोग 20 घंटे में, 22 घंटे में, 25 घंटे में पढ़ाते हैं। इसको क्विक वे में समराइज किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या पढ़ाई नहीं, टॉपिक पढ़े हैं सारे के सारे, बट आपको क्विक वे में ये रिवाइज करना है। ये रिवीजन सीरीज है, ये समरी सीरीज है, ये डिटेल इन डेप्थ सीरीज नहीं है। अगर आपको आपने कभी जिंदगी में चैप्टर नहीं पढ़ा, तो मेरा सजेशन है बैच में आओ, बैच में आके इसको पढ़ो, दैट विल हेल्प यू। वो पढ़ा, पूरा पढ़ लिया, अब रिवाइज करना है, तो ये उसके लिए, दिस इज फॉर द रिवीजन पार्ट। माइंड इट कि आप इसको रिवीजन की तरह ले रहे हैं, ना कि पूरा पहली बार में इसी से पूरा पढ़ूंगा, कुछ समझ नहीं आएगा। लगा लिया लेक्चर, पता लग गया होगा, पहली बार पढ़ा पता नहीं कहीं सर ये क्या हो रहा है, कब सोचना, कैसे सोचना। तो कब कैसे सोचने का तरीका बैचेस में बताया जाता है, जब आपको सोचवाया जाता है कि अच्छा ये आएगा तो ये करना है, ये आएगा ये करना है। 2 घंटे में बहुत सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, 2 घंटे में से बता पाऊंगा ये टॉपिक होता है, ये ऐसे लगाना है, ये इसमें ऐसे हो जाएगा। बट इन डेप्थ के लिए ऑब्वियसली बात, इन डेप्थ लेक्चर्स आप लगाएंगे तो ज्यादा आपको हेल्प उसमें मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका सीरीज कंप्लीशन हो गया है हमारी तरफ से। होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताना कैसा आपका ये एक्सपीरियंस है, कैसे आपको ये फायदा हुआ इसका। और मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात करते हैं, जैसे बैच में होगी तो बैच में, नहीं तो आते जाते कर लेंगे। ठीक है जी, तो दैट इज इट, दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।